चलिए सो करते हैं एक और चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। राइट, हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फाइनेंस के अंदर किस चीज़ की या कौन से सब्जेक्ट की, कौन से टॉपिक की। तो हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग पूरा रिकॉल करने वाले, रिवाइज करने वाले कॉन्सेप्ट्स को। देन उसके बाद हम लोग गो थ्रू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए पेपर को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म। हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म के बारे में क्या करना है, इस यूनिट के अंदर डिस्कशन करना है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम कहाँ से फंड रेज कर सकते हैं, मतलब ओन्ड कैपिटल एज वेल एज बोरोड कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हम अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए। जैसे EBIT EPS एनालिसिस हो गया, लिवरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सारे का हम लोग अलग अलग जो अप्रोचेस है उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अलग अलग थ्योरम्स की, अलग अलग थ्योरीज की। तो हम लोग पहले बात करेंगे किसके बारे में, कि अलग अलग जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनते हैं वहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके से निकल कर आ सकता है। सो वी हैव अ डिफरेंट थ्योरीज, वी हैव अ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम है, अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग क्या है ओपिनियंस है, अलग अलग रिसर्चर ने कंपनी के वैल्यूएशंस करने के तरीकों को क्या किया है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। करेक्ट। तो अगर हम लोग इसको मेनली क्लासिफाइड करें थेरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम इसको मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है आपका रेलेवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर थेरी, एक होता है आपका रेलेवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर थेरी, और दूसरा होता है आपके पास इररेलेवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर थेरी। तो वी हैव टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, रेलेवेंस एज वेल एज इररेलेवेंस। राइट, तो अगर मैं रेलेवेंस थ्योरी के अंदर बात करूं तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है आपका नेट इनकम बेस्ड अप्रोच। इसके रेलेवेंस थ्योरी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है आपका, नेट इनकम बेस्ड अप्रोच, NI अप्रोच भी कहा जाता है, जहां पर हम लोग हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन हमारी नेट इनकम के हिसाब से करेंगे। हमारे बिजनेस के अंदर कितनी इनकम हुई है, इस बात का वैल्यूएशन किस बेसिस पर किया जाएगा, ये किया जाएगा नेट अर्निंग कितनी हुई है इस बेसिस पर। जबकि इररिलेवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग दो कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे इसके अंदर। पहला जो इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट गो थ्रू करने वाले हैं वो है NOI, मतलब नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये हमारे पास पहला तरीका है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और हमारे पास एक और तरीका होगा, वो रहेगा हमारे पास MM अप्रोच, मतलब मोदी गिलानी एंड जो मिलर अप्रोच है, हम लोग उसका भी क्या करने वाले, इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले लिस्ट आउट करवा दूं एक जगह पर, कि हर एक अप्रोच के अंदर हम लोगों ने कैसे सोल्यूशन करना है। देन फिर उसके बाद हम लोग गियर्ड कंपनी और अनगियर्ड कंपनी के अंदर भी सीखेंगे कि किस तरीके से वैल्यूएशंस हम लोगों ने करने हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं NI अप्रोच के बारे में। और NI अप्रोच के अंदर आप लोगों को वैल्यूएशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कौन से अप्रोच की बात कर रहे हैं, NI मतलब कि नेट इनकम अप्रोच की बात कर रहे हैं। और अगर हम नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो NI अप्रोच के अंदर अगर मुझे अपने फर्म का, अपने बिजनेस का अगर वैल्यू निकालना है, मतलब कि अगर मुझे क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, या फिर इसी को वैल्यूएशन ऑफ फर्म भी बोल सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी ऑब्लिक वैल्यूएशन ऑफ फर्म। आपके बिजनेस का आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म को हम लोग डिनोट करेंगे V से। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, मतलब कि V इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर में हम क्या जोड़ देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी इन शॉर्ट हमको डिबेंचर और मतलब कि ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों को एट द एंड क्या करना है, जोड़ना है मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। करेक्ट, तो हमें क्या पता चल जाएगा, वैल्यू ऑफ द कंपनी हमें पता चल जाएगा। इसी को अगर मैं एक नोटेशन के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो V इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इक्विटी शेयर को E से डिनोट करता हूँ प्लस डिबेंचर को हम D से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू E प्लस D। करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया नोटेशन। अब जहाँ पर V का मतलब क्या है, आपके टोटल फर्म की वैल्यू, E का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और D का मतलब क्या है, डिबेंचर की मार्केट वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि सर E यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, अगर आपका सवाल है कि मार्केट वैल्यू कैसे निकालना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करें। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हो। इक्विटी देखो ये एनआई अप्रोच है, एनआई अप्रोच के अंदर हम लोग जो इक्विटी का वैल्यूएशन है वो कैसे निकाल रहे हैं, जो इक्विटी शेयर एनआई बेसिस पर। हमारा अप्रोच कौन सा है, एनआई, तो ऑब्वियस है एनआई अप्रोच है, तो मुझे यहाँ पर इक्विटी का वैल्यूएशन कैसे निकालना है, नेट इनकम से। कैसे निकालना है, नेट इनकम से निकालना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एनआई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। अच्छा, फिर सवाल उठेगा कि सर ये एनआई कैसे निकाला जाता है। तो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट पहले भी कभी पढ़ रखा होगा, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम बोलते हैं। कैसे बनता है आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम, सबसे पहले सेल, सेल में से क्या माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन, और फिर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम EBIT भी बोलते हैं क्या, हाँ जी सर, इसको हम क्या भी बोलते हैं, EBIT, और इसी EBIT से फिर हम लेस कर देते हैं क्या, इंटरेस्ट, तो फिर हमें क्या पता चल जाता है, EBT, मतलब कि अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से क्या भी माइनस कर देते हैं हम लोग, टैक्स का अमाउंट भी माइनस कर देते हैं, तो टैक्स का अमाउंट माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पेड नहीं हुआ तो उसको भी पेड कर देंगे, और एट द एंड जो बचेगा ये सब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रहेगा, जिसको कि हम एनआई बोलते हैं, नेट इनकम। एट द एंड जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम। तो नेट इनकम को हमने क्या करना है, आपके जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उससे डिवाइड करना है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, इसके अलावा वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का एक और अल्टरनेटिव तरीका था, जैसे ये एक तरीका देखा, इसके अलावा एक और तरीका है जहां से आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो। सर कैसे, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT को अगर आपने डिवाइड कर दिया, EBIT को अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर डिवाइड कर दिया तो भी आपको क्या पता चल जाएगा, तो भी आप लोगों को ओवरऑल फर्म की वैल्यू पता चल जाएंगे। तो V निकालने का एक और तरीका क्या हो गया आपका, EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर यहाँ एक सवाल ये अराइज हो सकता है कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाले और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाले, राइट। तो दोनों भी तरीके अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करवाते हुए चलूँ कि सबसे पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है हमने, राइट, जिसको हम लोग KO से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, KO से। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, तो दो तरीके होंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के। पहला तरीका होगा आपके पास, अब देखो जैसे यहाँ से अगर आपको EBIT पता है और आपको वैल्यू ऑफ फर्म पता है, तो EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100 करके भी आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके अलावा एक और तरीका है इसको निकालने का। सर कौन सा तरीका है इसको और निकालने का, ये तो एक तरीका हो गया। उसके अलावा आपके पास WACC मेथड होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आप वेट देते हो किसको, अपने डिबेंचर और जो आपकी ओन्ड जो वैल्यू है उसको। जैसे कि अगर मुझे मान लो
कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, तो इसको मैं वेट ऑफ इक्विटी के साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो मुझे इक्विटी का वेटेज पता चल जाएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इनटू वेट ऑफ डिवेंचर को अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका WACC, राइट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पर हम लोग एवरेज लेकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, करेक्ट। तो ये आप लोगों को किसके अंदर करना है, ये सिस्टम आप लोगों ने अप्लाई करना है आपके NI अप्रोच के अंदर। बस इतनी सी बातें आप लोगों को NI अप्रोच के अंदर क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चल रहा हूं मैं। दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है वह है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच मतलब कि NOI अप्रोच। चलिए, सो नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI अप्रोच की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, NOI अप्रोच के अंदर हम लोग कैसे हमारे फर्म का या हमारे बिजनेस का हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो NOI अप्रोच से अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो हम वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का जो तरीका होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू NOI डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर यही काम तो हम NI में भी करते हैं, यस। अब इनको कुछ अलग करना था, हटके करना था, बोल दिया इन्होंने। वहां पर हम लोग जो NI अप्रोच है ना, वहां हम लोग इक्विटी के बेसिस पर हम आगे बढ़ते थे, और यहाँ पहले फर्म की वैल्यू निकालेंगे और उसके बेसिस पर देखेंगे इक्विटी या फिर डिबेंचर कितना है। बस यही फर्क है, ओवरऑल सॉल्यूशन करने में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, राइट। तो NOI अप्रोच को से अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो NOI कोई कुछ और ज्यादा नहीं, EBIT कहा जाता है। NOI क्या कहलाता है, EBIT। तो EBIT डिवाइडेड बाय KO मतलब कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो होप आप लोगों को NOI अप्रोच के अंदर क्लियर है आपका वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालना, करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पर सवाल एक चीज आ सकता है कि अगर आपको सर वैल्यू ऑफ फर्म पता चल जाए तो यहाँ से क्या पता करोगे, तो हम वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पर NI जैसा नहीं निकालते। जैसे हम लोगों ने NI अप्रोच के अंदर वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाला था, यहाँ हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला था आपका, देखो E की वैल्यू कैसे फाइंड किया था हमने, ये था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी NI डिवाइडेड बाई K। बट NOI अप्रोच के अंदर हम लोग अब जो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ निकलेंगे वैल्यू ऑफ फर्म में से, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब कि V में से माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म में से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर को, राइट। तो वैल्यू ऑफ फर्म से हम वैल्यू ऑफ डिबेंचर को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आता है, करेक्ट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कौन से अप्रोच के अंदर, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है NI अप्रोच के अंदर। सर इतनी सी बात है, यस बिल्कुल इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट आपके पास एक और अप्रोच है जिसका नाम है MM थ्योरी या फिर MM अप्रोच भी बोलते हैं, जिसे मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, यस। तो ये मोदिग्लानी पीछे नहीं छोड़ता है ना, तो जो पकड़ के चला आपको स्टार्टिंग से, तो ये मोदिग्लानी भाई आपका पीछा ही नहीं छोड़ता फाइनेंस में, ठीक है। यहाँ भी आ गया अपना एक अप्रोच लेकर, और इन्होंने तो बहुत भयंकर अप्रोच दिए। अब मोदिग्लानी एंड मिलर इन्होंने बोला किसी भी कंपनी के अंदर दो तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है। एक कंपनी या तो डेप्ट फ्री हो सकती है, एक कंपनी क्या हो सकती है, डेप्ट फ्री कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसके पास कोई भी बोरोइंग है ही नहीं, या ऐसी कंपनी जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो, डेट हो, राइट। तो ऐसे इनके पास क्या है, ऐसे इनके पास दो अलग अलग कंपनी के अप्रोच है, एक डेप्ट फ्री कंपनी और एक डेप्ट वाली कंपनी, ठीक है। तो अगर जो डेप्ट फ्री है, जिसके पास कोई भी डेट नहीं है, ऐसे कंपनी को बोला जाता है अनगियर्ड कंपनी। क्या बोला जाता है उनको, अनगियर्ड कंपनी। अनगियर्ड कंपनी का मतलब ही होता है ऐसे कंपनी जिसका 100% पैसा इक्विटी में हो।
तो ये क्या निकल गया आपका, अनगियर्ड कंपनी, राइट। और दूसरा होता है आपके पास गियर्ड कंपनी, ठीक है। एक होती है आपके पास गियर्ड कंपनी। तो गियर्ड कंपनी मतलब होता है, गियर्ड कंपनी मतलब होता है जिनके पास कुछ बोरोविंग्स या कुछ डेट्स रखी हुई है, उस कंपनी को बोलते हैं हम लोग गियर्ड कंपनी। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों का डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होगा। काय का कॉम्बिनेशन होगा, डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन होगा। जबकि इसमें 100% फंड आपका या 100% अमाउंट कहाँ से आता है आप लोगों का, पूरा का पूरा इक्विटी से आता है। किसके अंदर, डेप्ट फ्री मतलब अनगियर्ड के अंदर, और एक गियर्ड कंपनी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके भी हम लोग कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं, राइट। तो एमएम के अंदर मतलब कि जो एमएम साहब है, मोदी गिलानी एंड मिलर, तो इन्होंने कुछ हमें अलग अलग सिचुएशंस बता रखी है और अलग अलग सिचुएशंस में हम कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसा कि सिचुएशन नंबर 1, जैसा कि सिचुएशन नंबर 1, उस सिचुएशन नंबर 1 में बताया कि द टोटल मार्केट वैल्यू, द टोटल मार्केट वैल्यू, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी एंड इट्स, द टोटल मार्केट वैल्यू of the company and its cost of capital, and its cost of capital, and its cost of capital have no bearing, have no bearing, no bearing on its capital, on its capital structure। तो होप आपको ये लाइन सब पढ़कर ही समझ में आ गया होगा। चलिए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी, कैलकुलेशन ऑफ गियर्ड कंपनी, राइट। और गियर्ड कंपनी मतलब हमने क्या बोला था, गियर्ड कंपनी मतलब बोला था जहां डेप्ट इक्विटी हो, राइट। हालांकि सिचुएशन कैसी है, नो बियरिंग, मतलब यहां पर हम दोनों भी चीजें निकाल कर देंगे, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी भी देंगे एंड वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यानी दोनों फाइंड करना है हमने, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी भी फाइंड करना है एज वेल एज हम लोगों ने वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी मतलब कि जो डेप्ट फ्री कंपनी है हमने उसकी भी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ दोनों फाइंड करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी ऑब्लिक अनगियर्ड कंपनी, अनगियर्ड कंपनी, राइट। अब कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करना है आपने, आ जाइए, मतलब कि क्या फॉर्मूला बनेगा गियर्ड कंपनी के लिए और नॉन गियर्ड के लिए। तो इसके लिए मैं पहले आपको ना कुछ नोटेशन वर्ड लिखवा देता हूँ ताकि आपको मेरे फॉर्मूले से कंफ्यूज्ड ना हो, राइट। तो हम लोग वी यू मतलब कि वी यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी। एम यू का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी, राइट। अच्छा उसके अलावा अगर मैं बात करूं वी जी की, अगर बात करें तो वी जी का मतलब क्या होता है, तो वी जी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी। अगर किसकी वैल्यू बताना हो, मार्केट वैल्यू बताना हो ऑफ गियर्ड कंपनी, तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, वी जी से, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी। सर आप ये नोटेशन क्यों बता रहे हो, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। यस डेफिनेटली करेंगे, बट हर एक नोटेशन का मतलब पता आपको होना चाहिए, राइट। उसके अलावा हम एक और नोटेशन यूज करेंगे वी ई जी, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। हमको वी ई जी पता करना है, क्या हमारे इक्विटी
जो गियर्ड कंपनी के अंदर है उसकी वैल्यू कितनी है। वीजी का मतलब क्या है यहां पर, मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ, क्या लिखा आप लोगों ने, गियर्ड कंपनी। यानी कि हम लोगों को मार्केट वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, इक्विटी। ई स्टैंड फॉर इक्विटी। तो हमें मार्केट वैल्यू निकालना है किसकी, इक्विटी की, इन गियर्ड कंपनी। तो जब भी मैं वी जी ये वर्ड यूज करूंगा फॉर्मूले में तो समझना ये इक्विटी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये इक्विटी की वैल्यू है। बट इक्विटी की वैल्यू कौन से कंपनी में है, ये गियर्ड कंपनी के अंदर है, राइट। कौन से कंपनी के अंदर, गियर्ड कंपनी के अंदर है। अच्छा, उसके अलावा और इसके साइड में लिख रहा हूं आगे के नोटेशन, ठीक है। उसके अलावा वीजीबी हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट डी स्टैंड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इन गियर्ड कंपनी। क्योंकि मुझे बताओ ना, डिबेंचर कहां होंगे, गियर्ड कंपनी में होंगे, अनगियर्ड में तो हो नहीं सकते, करेक्ट। उसके अलावा केडी का नोटेशन सभी को पता है, केडी का के लिए होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए, केडी का के लिए होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए होता है, राइट। और देखो वैसे तो के ई किसके लिए होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, लेकिन हम के ई जी या फिर सिर्फ के जी भी लिखे तो भी चलेगा। या तो मैं के जी लिखूंगा या तो फिर के ई जी, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी, करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लो मैंने के यू लिखा, के यू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं के ई यू, तो समझदार हो आप लोग, समझ गए होंगे क्या लिखना चाह रहा हूं। क्या लिखना चाह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनगियर्ड कंपनी, करेक्ट। सो ये कुछ नोटेशंस रहेंगे जो आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर अभी मैं लिखवाऊंगा, करेक्ट। तो मैं फॉर्मूले के अंदर बार बार पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, मैं छोटे छोटे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, करेक्ट। तो मैंने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी ऑब्लिक अनगियर्ड कंपनी, राइट। गियर्ड कंपनी और अनगियर्ड कंपनी की अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, राइट। और हमारी सिचुएशन क्या है हमारी, तो द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैविंग नो बियरिंग इंटरेस्ट, मतलब जिसके अंदर किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। और हमेशा याद रखना, डेप्ट फ्री कंपनी है मतलब कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपकी कंपनी डेप्ट फ्री है तो वहां पर वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी और वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी और वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी दोनों भी क्या होंगे, सेम। ऐसा सिचुएशन जहां पर डेप्ट ही नहीं है कंपनी के अंदर, मतलब ही आप चाहे उस कंपनी को अनगियर्ड बोलो गियर्ड बोलो, दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी। मान लो मेरी कंपनी डेप्ट फ्री है मतलब अनगियर्ड हूं, या मान लो मेरे पास पहले गियर्ड था, लोन था, लेकिन अब एक भी लोन नहीं, पूरा रिपेमेंट हो गया, तो वापस मैं कौन सी कैटेगरी में आ गया, अनगियर्ड कंपनी की कैटेगरी में आ गया। तो जब भी आपके पास डेप्ट फ्री रहेगा तो आपकी वैल्यू क्या होंगे, वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी, करेक्ट। अब वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं EBIT डिवाइडेड बाय KO। सर ये तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला है। हाँ बेटा, ये वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फायदा है। और हमने EBIT की बात किया, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या भी हो सकता है, डेप्ट भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। EBIT इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, अगर होगा तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। इसी को हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय KO की जगह, क्योंकि KO अल्टीमेटली निकलता कैसे है, WACC से निकलता है क्या,
तो आप क्या कैसे निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, और वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी? तो अर्निंग देखेंगे हम लोग कि हमारी अर्निंग कितनी हुई है, राइट। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग कितनी हुई है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसका लेने का, अनगियर्ड कंपनी का, क्योंकि हम वैल्यू भी किसकी निकाल रहे हैं, अनगियर्ड की। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी किसकी आएंगी, अनगियर्ड की आएंगी, राइट। तो अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनगियर्ड कंपनी। चलिए बढ़ते आगे हम लोग। तो होप आप लोगों ने यहाँ तक के सारे अभी फॉर्मूले लिख लिए हैं, करेक्ट। बड़े आगे, हाँ जी सर। अब मैं आपको ना दूसरे सिचुएशन की तरफ ले जाता हूँ। एक सिचुएशन तो हो गई, पहली सिचुएशन जहां पर कंपनी के पास कोई बोरोइंग नहीं है। अब सिचुएशन नंबर 2 है कंपनी की। अब मैं सेकेंड सिचुएशन के अंदर डील करता हूं कि कैसे हम गियर्ड और अनगियर्ड कंपनी के लिए वैल्यूएशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर नाउ अब आपने क्या किया है, इंक्रीज, मतलब नया डेप्ट लिया होगा, आपका इंक्रीज हो रहा है क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो। अच्छा, डेप्ट इक्विटी रेशियो कब बढ़ता है, जब हम एडिशनल डेट लेते हैं, जब हम नया उधार लेते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होता है क्या। इसका मतलब अब ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपने क्या किया हुआ है, एडिशनल डेट रेस किया हुआ है। क्या रेस किया हुआ है, एडिशनल डेट रेस किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में अब हमारा गियर्ड कंपनी और अनगियर्ड कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके से होगा उस बात को हम समझते हैं, राइट। तो अब हम किस चीज का कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि एक बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाए ऐसे कंपनी के अंदर, क्योंकि दोनों की कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम नहीं है। वंस वी रिसीव्ड या वी गेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो फिर मेरे लिए वैल्यू ऑफ फर्म निकालना आसान हो जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन द गियर्ड कंपनी, क्योंकि अब डेप्ट इक्विटी रेशियो आ गया। तो अब डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी। तो गियर्ड कंपनी के कंडीशन में आप अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हो, मतलब के जी, इसी को हम के जी या के ई जी के नाम से दिखा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी को मैंने कहा था या तो हम के जी लिखेंगे या तो के ई जी लिखेंगे, जैसा आपको लिखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनगियर्ड कंपनी प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनगियर्ड कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इनटू वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी अमाउंट ऑफ डिबेंचर होगा, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इन अनगियर्ड कंपनी, सॉरी अनगियर्ड बोलता हूँ, सॉरी गियर्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इन, यानी वेट निकल रहा है एक प्रकार से। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक प्रकार से ये वेट, दिस इज वेट, ये एक प्रकार से वेट निकल रहा है और ये वेट क्या हो रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है कि कितना हमारा पर्टिकुलर वेट है और वो जो हमने कितना एडिशनल डिबेंचर के लिए कॉस्ट बियर कर रखा है, ये उस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तीसरी एक और सिचुएशन है जहां पर आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लिखेगा सिचुएशन नंबर थर्ड। अब ये कैसी सिचुएशन है जहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अनअफेक्टेड। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपके कैपिटल का जहां पे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, राइट। तो आप चाहे कोई भी डेब्ट इक्विटी रेशियो कर लो, आपके ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। कैसा रहेगा वो आपका, अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला किसके ऊपर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब आपका
CO इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहने वाला है आपका हर एक सिचुएशन में, आपका जो CO है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर ये सिचुएशन है जहां पर मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा अनअफेक्टेड रहना चाहिए, तो इसके लिए मुझे प्रॉपर वेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग WACC फाइंड कर कर निकालेंगे कि कहाँ कितना वेट देना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ हम लोग WACC टेक्निक, मतलब कि WACC हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि हमारा WACC के थ्रू हम लोग कितना वेट दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकल सिनारियो के साथ में ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ क्या करूंगा, गो थ्रू करते हुए चलूंगा, राइट। अच्छा, अब सवाल ये भी तो हो सकता है, किसी ने सवाल किया कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, तो सिंपल, आपको आपके इक्विटी शेयर पर रिटर्न कितना मिल रहा है, टोटल उनकी वैल्यू कितनी थी। तो वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी, राइट, ये दोनों भी सिनारियो आपके सामने क्या है, क्लियर है। और आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि नए मार्केट के अंदर कितने शेयर्स वगैरह इशू करने चाहिए। एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हुए उन क्वेश्चंस की तरफ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड गो थ्रू करेंगे, राइट। अच्छा, उसके अलावा लास्ट आप लोगों के सामने इस मॉड्यूल के अंदर एक आखिरी कॉन्सेप्ट आ सकता है, वो भी किससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग यूजिंग बीटा, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग यूजिंग बीटा। हम लोग बीटा का इस्तेमाल करके क्या भी कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कोई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग बीटा कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास बीटा को फाइंड करने का फॉर्मूला है क्या, हाँ जी बिल्कुल, कोवैरियंस ऑफ जो भी XY दिया है वो डिवाइडेड बाई वैरियंस ऑफ मार्केट, वैरियंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं क्या। तो ये एक तरीका हो गया मेरे पास बीटा निकालने का। अगर मेरे पास दो अलग अलग प्रोजेक्ट है तो उससे अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है बीटा, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, बीटा आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, करेक्ट। तो हमें बीटा अगर कभी पूछता है, यानी कि कौन से फर्म के अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो आप निकाल सकते हो। एज वेल एज बीटा के अलावा आपको हो सकता है अल्फा के बारे में भी बोल दे। तो अल्फा कैसे निकलता है आपका, ये निकलता है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड जो भी रिटर्न। अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग सोर्स से निकल सकता है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के कई सारे सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि CAPM APRO से आप एक्सपेक्टेड निकाल सकते हो, बीटा इंटू जो मार्केट का रिटर्न होता है यहाँ से भी आप एक्सपेक्टेड निकाल सकते हो, या फिर आप जो रिटर्न है इंटू वेट करके भी आप निकाल सकते हो, करेक्ट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, अच्छा अगर आप लोगों को रिटर्न और प्रोबेबिलिटी दिया है तो वहां से भी निकाला जा सकता है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या सीधा सीधा अरिथमेटिकल मीन से भी निकाल सकते हो। मतलब देयर आर सो मेनी वे टू फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना रिटर्न मिलेगा इसको निकालने के देयर आर सो मेनी वेज। तो हमें ये कौन सा वे इस्तेमाल करना है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में डेटा कैसा दिया है, उनमें से मैं ये कोई भी तरीके से क्या निकाल सकता हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो लास्ट एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस मॉड्यूल के अंदर जो है वो है आपका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग यूजिंग बीटा। सो होप ये पूरे आपके मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर आने वाले क्या है, कॉन्सेप्ट्स है। सो मैं 1 बाय 1 गो थ्रू करते हुए चलता हूँ। सारे पहले आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है आपके रेगुलर सीट के अंदर, जो प्रैक्टिस सीट के अंदर है, क्विकली मार्क्ड करते हैं पहले, और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करते हुए चलते हैं, गो थ्रू करते हुए चलते हैं। और मैं सारे क्वेश्चंस भी एक बार पहले ऊपर ऊपर गो थ्रू करवा देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको थोड़ा हम लोग डिटेल में जाके क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। चलिए, सो कुछ क्वेश्चंस हमारी प्रैक्टिस सीट से पहले आ जाइए आप लोग। मैं सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू भी करवाऊंगा, बट मैं कुछ पहले इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ क्या करते हुए चलूँ, गो थ्रू करते हुए चलूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्विकली पहुंच जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 पर, मार्कड आउट कर लो एग्जाम्पल नंबर 3 को फॉर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, राइट। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 6 को भी आप मार्कड आउट कर लो। किसको, एग्जाम्पल नंबर 6। देखो ये जो क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूं, दिस इज मस्ट क्वेश्चन, बट इसका ये कतई मतलब नहीं निकालना कि सिर्फ इसी कुछ पढ़ के जाएंगे। गो थ्रू सारा करेंगे, बट इनको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ये होता है इंपॉर्टेंट का मतलब, ये नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़कर चली जाए। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 3 क्वेश्चन के ऊपर आपने विशेष फोकस करना है,
राइट। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, सॉरी 13, 12 नहीं 13, एग्जाम्पल नंबर 13। यस, दिस वन। तो ये 4 एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, काफी अच्छे से गो थ्रू करते हुए चलना चाहिए। तो चलो अभी फिलहाल क्योंकि रिवीजन है तो अभी हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से गो थ्रू करते हुए चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी लोग। यस सर, आ रहे, बिल्कुल पहुंच जाओ सभी लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर। यस, आ गए। चलिए, तो क्या बोला है क्वेश्चन और कैसे करना था इस क्वेश्चन के अंदर चीजों को सॉल्व करते हैं, सारा डिस्कशन 1 बाई 1, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है आपने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो चीजें निकालना है क्या? हाँ जी सर, एक तो वी की वैल्यू निकालना है और दूसरी तो के ओ की वैल्यू निकालना है। ये दो चीजें निकालना है क्या? हाँ जी सर। और बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या डेटा दे दिया उसने, जेड लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन एनुअल, मतलब कि ईबीआईटी गिवन है क्या आपको? क्या पता चल गया? ईबीआईटी पता है 1 लाख रुपए का है। अच्छा, द कंपनी हैज 10% डिबेंचर ऑफ ₹4 लाख, मतलब कि आपको केडी पता है 10% है, जबकि आपको डेप्ट की अमाउंट डिबेंचर भी पता है 4 लाख रुपए का डिबेंचर है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि केई भी आपको दे रखा है, केई कितना है आपके पास, 12.5% है। तो सब चीज गिवन है। अगर मैं बात करूं यहाँ अप्रोच वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो मेरे पास सीधा वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला है क्या है, EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, KO। लेकिन मेरे पास तो KO ही नहीं है। KO है क्या मेरे पास? नहीं। तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ क्या, क्योंकि EBIT डिवाइडेड बाई KO करो तो पता चलता है। तो उस KO के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, WACC से निकालना पड़ेगा, बट वो तो है ही नहीं। चलो तो और सोचो और क्या निकल सकता है। तो क्या मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है वो कैसे निकलेगा, KD इंटू वेट ऑफ डी प्लस KE इंटू वेट ऑफ E, दोनों का वेटेज निकालकर मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दूंगा WACC की टेक्निक का इस्तेमाल करके। लेकिन इसके लिए पहले मुझे वेट की निकालने के लिए पहले ये तो पता चले, डिबेंचर की तो अमाउंट पता चल गई, ये भी तो पता चले इक्विटी की अमाउंट कितनी है। तो अभी दोनों मेरे पेंडिंग रह गए, ये भी नहीं निकल पा रहा है 1 लाख रुपए नीचे में, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं निकल पा रहा है। तो दिमाग लगाते कुछ और निकल सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका है। हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं नेट इनकम, NI, नेट इनकम डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है सर, फिर NI नहीं गिवन है सर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्रॉफिट गिवन है, हाँ सर गिवन है, 12.5% ये पता है। NI डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन आपको EBIT में से, EBIT से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दो तो EBT आ जाएगा, और EBT में से टैक्स अगर इफ होगा तो माइनस कर देना, EAT आ जाएगा, और EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो माइनस कर देना, NI आ जाएगा। क्या ऐसा ही होगा? तो 1 लाख रुपए में से हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, 4 लाख का 10% 40,000। अगर मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया है तो कितना आना चाहिए, 60,000 रुपए, और टैक्स की तो वैल्यू है नहीं कुछ भी, तो EAT कितना आ जाएगा, 60,000। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं कुछ भी, तो कितना आ जाना चाहिए, 60,000। कितना आ जाना चाहिए, 60,000। अगर NI की अमाउंट 60,000 है तो क्या यहां से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है सर। तो निकाल कर बताओ, 60,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, 4,80,000। लो जी लो, मिल गई क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी? अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है और मेरे पास वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी है, तो क्या मैं वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकता हूं क्या? दूसरा एक और तरीका होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू डेप्ट, E प्लस D कर दूं तो भी मुझे पता चल जाएगा। हाँ, 4,80,000 प्लस 4 लाख, तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, 8,80,000। कितना हो गया, 8,80,000। लो कर लो बात, मिल गया वैल्यू ऑफ इक्विटी, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म। कितनी है वैल्यू ऑफ फर्म, कितनी है वैल्यू ऑफ फर्म, 8,80,000, राइट। कितना है वैल्यू ऑफ फर्म, 8,80,000। अब वैल्यू ऑफ फर्म आ गया तो अब क्यों आराम से निकाल सकते हो। अब तो वेट निकल सकता है ना,
4,80,000 डिवाइडेड बाय 8,80,000, तो काय का वेट निकल जाएगा? इक्विटी का। काय का वेट निकल जाएगा? ये इक्विटी का। और 4 लाख डिवाइडेड बाय 8,80,000, ये काय का वेट निकल जाएगा? डिबेंचर का। दोनों का डिबेंचर का और इक्विटी का वेट निकल जाएगा, तो बस आपको केडी से मल्टीप्लाइड करना है, केई से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को कर देना है, तो आपको क्या पता चल जाएगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आई गेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका इस क्वेश्चन के अंदर आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा? दोनों को जब आप WACC से निकालोगे तो आई गेस 11.13% आता है, 36 आता है। और कोई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, सर इतनी माथापच्ची क्यों करना, जब हमें वैल्यू ऑफ फर्म पता ही चल चुका है तो केओ को भेजो ना इधर, सीधा केओ को इधर भेजो, वी को इधर ला लो। जब वैल्यू ऑफ फर्म पता ही है तो सीधा यहाँ 8,80,000 लिखो ना सर। कहाँ वहाँ आप WACC वाला कॉन्सेप्ट लगवा रहे हो? ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है ना, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100, तो 11.36, इससे भी सेम आंसर आएगा, WACC से भी सेम आंसर आएगा। दोनों से कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, राइट। तो होप ये क्वेश्चन आपको क्या है, क्लियर है। चलिए सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके पास ऑन द सिमिलर नोट, ऑन द सिमिलर टर्म्स, ठीक है। तो इसको मैं सपोज नहीं कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। अगर आप देखोगे तो सिमिलर नोट पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है? EBIT दिया है, KE दिया है, अगेन डिबेंचर दिया है, उसका कॉस्ट दिया है। उसके अलावा बोलता है कंपनी डिसाइडेड टू रेज 1 लाख रुपीज। कंपनी में एडिशनल एक डिबेंचर ले रही है, यानी कि 10% के हिसाब से, मतलब पहले से तो 4 लाख थे ही थे और 1 लाख हो गया, मतलब टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। और उसका 10% क्या जाएगा? ब्याज, मतलब कि कितना हो जाएगा ये? 50,000। जबकि EBIT कितनी थी? 1 लाख। तो नेट अर्निंग कितनी आ जाएंगी आपकी? 50,000। और नेट इनकम डिवाइडेड बाय 12.5% करूंगा, तो अगर मैं 50,000 डिवाइडेड बाय 12.5% करता हूँ तो मेरी इक्विटी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 4 लाख। ये काय की वैल्यू थी मेरी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस 5 लाख मेरा डिबेंचर, तो मेरे फर्म की वैल्यू कितनी होगी टोटल मिला के? 9 लाख। और जब मुझे EBIT पता है और डिवाइडेड बाई मुझे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म भी पता है 9 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100, तो 11.11% का आपका KO निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएंगी? 4 लाख रुपीज आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, करेक्ट। फाइंड क्या करने बोला था? तो ऊपर में तो बोला था क्या फाइंड करना? यू आर रिक्वायर्ड टू टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन था। हाँ जी सर, आ जाओ इधर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट थर्ड वाला एग्जाम्पल। अगर मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड अगर समझा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड वाला क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर भी आप एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ टैक्स रेट वगैरह दिया हुआ है। तो क्या बोलता है थर्ड वाले एग्जाम्पल के अंदर? तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको बोल रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग द नेट इनकम अप्रोच, NI अप्रोच का इस्तेमाल करना है बोलता है। 2 फर्म, L एक फर्म का नाम है, U एक फर्म का नाम है, आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द डेप्ट इक्विटी मिक्स। सब चीज सेम है बोलता है, सिर्फ डेप्ट इक्विटी मिक्स सेम नहीं है बोलता है। एल लिमिटेड ने क्या किया है? अब हमारे पास 2 अलग अलग कंपनी का डेटा है, याद रखना हमारे पास 2 अलग अलग कंपनी, हमको एल का वैल्यूएशन अलग करना है, यू का अलग करना है। तो एल ने इशू किया था 12% के डिबेंचर 15 लाख रुपए के, वेयर एज जबकि जो यू है, यू के पास कोई डेप्ट ही नहीं है, हैज नो डेप्ट बोलता है। अच्छा, बोथ एल एंड यू अर्न 30% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन देयर टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का कितना परसेंट कमाते हैं वो? 30%। तो ये उनका EBIT निकल जाएगा क्या? दोनों के लिए कॉमन EBIT है क्या? 20 लाख का कितना परसेंट? 30%। तो 20 लाख का अगर आप 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6 लाख। कितना आ जाएगा? 6 लाख। और आपको टैक्स रेट दे दिया है क्या? हाँ जी सर, कितना? 50%। और आपको KE दे दिया है क्या? 20%। दोनों के लिए? हाँ जी सर। तो अब बताएंगे कैसे यहाँ पर हमें NI अप्रोच से निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को EBIT पता है दोनों के लिए। अगर मैं बात करूँ ये L है, ये U है, दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करते हुए करूँ तो दोनों के लिए EBIT तो सेम है ना, क्योंकि सारा डाटा सेम है बोलता है, सिर्फ जो उनका डेप्ट इक्विटी का रेशियो वो अलग है। अच्छा, अब EBIT से क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। यू में तो मैं पहली फुर्सत में 0 लिख देता हूँ, क्यों? अरे यू के पास कोई डेप्ट ही नहीं था ना, और डेप्ट ही नहीं था तो ब्याज आएगा क्या? नो। लेकिन एल के पास डेप्ट था क्या? हाँ जी सर, कितना? 15 लाख। उसका कितना परसेंट ब्याज निकल जाएगा? 12 लाख।
तो 15 लाख का 12% निकालेंगे 1,80,000 होता है क्या? हाँ जी सर, कितना होता है? 1,80,000। तो इनके पास ईबीटी कितना आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स 4,20,000, और इनके पास कितना आ गया? 6 लाख। करेक्ट? यस सर। अब इसमें से लेस कर देंगे टैक्स, तो टैक्स 50% है क्या? तो इसको 2,10,000 का टैक्स लग जाएगा और इसको 3 लाख का टैक्स लग जाएगा। करेक्ट? तो टैक्स माइनस करने के बाद ईएटी कितना आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 2,10,000, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 लाख। ये क्या निकल गया आपका? ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नो। प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? आंसर इज नो, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो यही आपका क्या बन गया? नेट अर्निंग, नेट इनकम 2,10,000 और यहाँ 3 लाख। करेक्ट? अच्छा, अब मुझे बताओ क्या नेट इनकम आ गई है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पता है क्या अपने को? हाँ जी पता है। कितनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 12.5%, 12.5%। तो अब मुझे अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है तो क्या यहाँ पर मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? 2,10,000 डिवाइडेड बाई 12.5%, आंसर आएगा 16,80,000। सही कह रहे? 2,10,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया था आपको? अच्छा 12.5 नहीं, सॉरी माफ करना, 20% है। शायद 12.5 इसके पहले इसमें रहा होगा। 20% है, 20। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 20%। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये आता है 10,50,000। और अगर मैं इसके लिए बात करूं तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 20%, तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? एनआई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपने क्या निकाल दिया? वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी में अब डिबेंचर को जोड़ दूं, तो यहां पर डिबेंचर थे हमारे पास 15 लाख के, ये और यहां पर डिबेंचर ही नहीं थे। तो 10,50,000 में मैं 15 लाख अगर और जोड़ देता हूं तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ जाएगा? 25,50,000। जबकि यहां पर डिबेंचर है ही नहीं, तो यहां पर वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा? 15 लाख। तो ये क्या निकल गया आपका? वैल्यू ऑफ फर्म। करेक्ट? होप आपको ये बात समझ में आ गई। करेक्ट? तो आपको क्या बोला था? आपको दोनों भी हर चीज में सेम में बोला था, और आपको ऊपर में बोला था कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म। हमने दोनों कंपनियों के लिए वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दिया क्या? 25,50,000 एक के लिए, दूसरे के लिए 50 लाख। ये पूरा स्टेटमेंट बना के वहीं के वहीं कर दिया, सारा कैलकुलेशन एंड सारे तामझाम। हाँ जी सर। तो होप आप लोगों को ये बात क्लियर है। चलिए, सो होप ये निकल गया। अब हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो किसी चीज को लेकर। किस चीज को लेकर? कि सर एनओआई अप्रोच के अंदर तो वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेप्ट की वैल्यू से निकलता है। यस, वो एनओआई के अंदर निकलता है। और एनआई के अंदर कैसे निकलता है? एनआई मतलब नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऐसा निकलता है। क्योंकि दोनों अप्रोच के अंदर यही मेन डिफरेंस है। एनआई अप्रोच के अंदर हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? एनआई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी करके। जबकि एनओआई अप्रोच के अंदर कैसे करते हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर कैसे करते हैं? तो वहां करते हैं हम लोग आपका जो भी फर्म की वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, मतलब V माइनस डी करके निकालते हैं। तो दोनों के बीच में क्या है? ये डिफरेंस है। तो होप आप दोनों अप्रोच के बीच में डिफरेंसेस रखोगे। अगर दोनों अप्रोचेस में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता तो दो अलग अलग अप्रोच आती ही क्यों? हालांकि बहुत माइनर डिफरेंस है, कोई ऐसा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं और एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है? अच्छा, 4 के अंदर कुछ कुछ डेटा गलत दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं 4 को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है? 5 की तरफ चलते हैं। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। अब 5 में भी ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, तो इसको भी मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल में। सिर्फ यार क्या करना है यहाँ पर, ठीक है? नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे यार सर हमको सिखाया नहीं सर आपने ऐसा। ठीक है? तो चलो बता ही देता हूँ, 2 मिनट का सवाल है। ठीक है? क्या बोला था आपको? आपको बोला था उसने, सवाल बोलता भी क्या? हाँ बिल्कुल बोलता है वो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल डेप्ट इक्विटी रेशियो। आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डेप्ट इक्विटी रेशियो का मिक्स फाइंड करना है, और वहां से आपको कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कंपोजिट मतलब WACC निकालना है। इन शॉर्ट बोलता है द मोस्ट प्रिफरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसका कंपोजिट कॉस्ट कम होगा वो स्ट्रक्चर हमारे लिए बेस्ट होगा। राइट? द कंपनी फॉलोइंग डिटेल्स हैज बीन फर्निश्ड ऑन द अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी आफ्टर टैक्स। आपको कुछ डिटेल दी हुई है, आपको मिक्स बताना है। जैसे कि पहला आपको क्या बोलता है? डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहला केस सिचुएशन ए, यहाँ डेप्ट कितना है? ये सब डेप्ट का परसेंटेज दिया है, तो क्या मैं इक्विटी का परसेंट निकाल सकता हूँ?
अगर डेप्ट 0 है तो इक्विटी कितना होगा 100, अगर डेप्ट 10 है तो इक्विटी कितना होगा 90, अगर डेप्ट 20 है तो इक्विटी कितना होगा 80, अगर डेप्ट 70 है 30 है तो इक्विटी 70, 60, 50, 40। होप ये आपको इक्विटी और ये डेप्ट का पोर्शन समझ में आया। अब आपको कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है आपकी, कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है 5%। इसको अगर मैं वेट के साथ मल्टीप्लाइड कर दूं, क्योंकि 0% वेट है क्या यहाँ पर, जबकि यहाँ पर वेट कितना है 100% वेट है, यहाँ पर कितना वेट है यहाँ पर 100%, तो मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 100% को 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आंसर आ गया 0, यहाँ से आ गया 12, दोनों को जोड़ देंगे तो कंपोजिट कॉस्ट निकल गई 12% की। अच्छा यहाँ पर कितना वेट है, यहाँ 0.10% का और यहाँ 0.90 मतलब कि 90% का, तो यह कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 0.5 और ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 0.90 करूंगा तो 10.80, तो 10.80 में 0.5 को जोड़ दिया तो इसकी कंपोजिट कॉस्ट कितनी निकल जाएंगी 11.30% निकल जाएंगी। डन। अच्छा उसके अलावा यहाँ पर 0.20 और यहाँ पर 0.80, फिर से इन दोनों का निकाल दो, इसका आ जाएगा 1% और आई गेस इसका आना चाहिए 12.5 इंटू 0.80 10, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11%। अब वापस यहाँ पर 0.30 और यहाँ पर 0.70, तो कितना आ जाएगा 5.5 इंटू 0.30, तो ये आता है आपका 1.65 और 13 इंटू 0.70, तो ये आता है 9.1 और 9.1 में 1.65 को ऐड कर दूं तो ये आता है 10.75, कितना आता है 10.75 आता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ है 0.40 और यहाँ है इंटू 0.60, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आई गेस 2.4 आना चाहिए और इसका कितना होना चाहिए 14 इंटू 0.60, तो ये आ जाएगा 8.4, 8.4 प्लस 2.4 दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10.80% आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा 10.80, फिर वापस यहाँ पर 0.50 और यहाँ पर भी 0.50, तो ये हो जाएगा आपका 6.5 का 0.50 कितना होता है 3.25 और यहाँ पर 16 का 0.50 कितना होता है 8, तो 8 और 3 11 है यानी कि 11.25%। और लास्ट अब बच्चे बोल रहे हैं सर रहने दो ना हम कर लेंगे, अब इतना कर लिया तो आखिरी के लिए क्यों मैं क्रेडिट छोड़ूं अपना, आखिरी वाला भी लाइन करवा ही देता हूँ और इंटरप्रिटेशन भी बता ही देता हूँ फिर। तो 0.40, तो ये आ गया आपका 8 और ये 8 4 12.20। चलो तो सबसे आपको देखो आपका जो WACC या जो आपका कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सबसे कम कहाँ देखने को मिल रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे कम आपका WACC है यहाँ पर। और अगर सबसे कम WACC है इसका मतलब आपने डेप्ट इक्विटी रेशियो का मिक्स क्या रखना चाहिए 30:70, 30% डेप्ट रखो 70% का इक्विटी रखो, तो आपकी जो कंपोजिट कॉस्ट है वो कम से कम आएंगी, ऐसा आपको वहां पर आंसर दे देना चाहिए। तो होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे और नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 अगेन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है एंड दो NOI अप्रोच से रिलेटेड है और मैंने कोशिश किया है कि जो आपको 3-4 जो क्वेश्चंस लिखवाए वो अलग अलग अप्रोच से लिखवाए, टोटल 4 अप्रोच है। हालांकि मैंने बीटा वाला कवर्ड नहीं किया यहाँ पर क्योंकि उतना ज़्यादा एग्जाम का चांस लगता नहीं मुझे पर्सनली, बट एक बार उसको भी गो थ्रू करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। अब हमें NOI अप्रोच के अंदर वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालनी होती है, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और पक्की बात है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होगा आपको, अगर NOI अप्रोच पूछा है ना तो पक्की बात है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होगा। और वैल्यू ऑफ कैपिटल में से वैल्यू ऑफ फर्म में से डेप्ट को माइनस करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा। समझ जाने का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है मतलब पक्की बात है ये कौन सा अप्रोच है NOI अप्रोच है। बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो समझ जाने का EBIT और अगर आपको KO दे दिया तो समझ जाने का NOI अप्रोच है। तो बोलता है आपको 3 चीजें बोलता है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म बोलता है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE निकालो बोलता है, और वेरीफाई भी करके बताओ बोलता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आप निकाल रहे हो वो बराबर आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करके देना है। कर देंगे, तीनों काम कर देंगे। EBIT दिया है क्या, हाँ जी सर दिया है। उसके अलावा KD दिया है क्या, हाँ जी सर दिया है। और आउटस्टैंडिंग डेट दिया है क्या, हाँ जी सर, मतलब डेप्ट के अमाउंट दिया है, हाँ जी सर। और KO दिया है क्या, हाँ जी सर, सब चीज दी है। पहली फुर्सत में क्या निकाल दूं, वैल्यू ऑफ फर्म, फॉर्मूला क्या है इसका EBIT डिवाइडेड बाय
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाई 12.5%। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 12.5% कितना होता है? ये होता है 8 लाख। कितना होता है? 8 लाख। अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ फर्म पता चल चुका है, तो क्या आप अगली चीज वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो क्या? अरे हो नहीं, हो सर निकाल सकते ना। कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आई थी? 8 लाख। डेप्ट कितना था? 4 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी निकल जाएंगी? 4 लाख। ई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 4 लाख। अच्छा, डेप्ट भी 4 लाख, इक्विटी भी 4 लाख, मतलब वेटेज 0.5 का है क्या? ठीक है, तो पहली चीज तो निकल गई वैल्यू ऑफ फर्म, और हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल दिया। अच्छा, हमको केई भी निकालने बोला था क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालने बोला था। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, जहां पर हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते थे। क्या था फॉर्मूला वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का? एनआई डिवाइडेड बाय केई। अब मुझे केई चाहिए, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? एनआई डिवाइडेड बाय जो भी इक्विटी की टोटल वैल्यू है इंटू 100। केई को इधर फेंक दिया ट्रांसफर, और इसको इधर ला लिया। यस सर, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो 1 लाख में से बताओ, अगर मैं ये 4 लाख का 10% डिबेंचर 40,000 पेड करूंगा, तो मेरा एनआई कितना बचेगा? 60,000। और मेरा वैल्यू कितना निकला था? 4 लाख इंटू 100। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 15% आता क्या? लो जी, क्या भी पता चल गया आपका, केई भी पता चल गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पता चल गया। एंड द लास्ट थिंग कि आपको वेरीफाई भी करना था, तो चलो WACC के लिए हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वेरीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? आपको केडी पता है क्या? यस। और वेट ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है क्या? हाँ। और वेट ऑफ इक्विटी भी निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो जब इसको मैं वेरीफाई करूंगा, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आना चाहिए? क्वेश्चन में कितना बोला था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ये 12.5% आना चाहिए क्या? अगर आ रहा है वेरीफाई करने पर, इसका मतलब सही है हमारा सॉल्यूशन। तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5% आना चाहिए सारी वैल्यू रखने के बाद। जरा रखते, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर? 10% था क्या? हाँ। और वेट ऑफ डिवेंचर कितना था? सर वो तो नहीं पता। अरे निकाल सकते हो ना, 4 लाख के डिवेंचर थे, जबकि टोटल वैल्यू कितनी थी? 8 लाख की। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख करोगे तो वेट कितना आएगा? 0.50 ना। वैसी इक्विटी कितना था आपके पास? 15%। और अगर इसका भी अगर आप वेट की बात करो, तो 4 लाख इक्विटी थे टोटल 8 लाख में से, तो 10 इंटू 0.5 का वेट प्लस 15 इंटू 0.5 का वेट, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5%, और ये 7.5%, दोनों को जोड़ दूं तो 12.5%। हैंस वेरीफाइड। हमने जो निकाला है वो सही है। जब हम उसको WACC से सॉल्व करके देख रहे हैं, तो हमारा बराबर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम आ रहा है। तो 3 चीज बोला था क्या? वेरीफाई करके दे दो, कर दिया। उसके अलावा बोला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, निकाल दिया। उसके अलावा बोला था वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, निकाल दिया। सर आपने इक्विटी क्यों निकाला? बेटा इक्विटी इसलिए निकाला था मैंने, ताकि मेरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में मुझे मदद मिले, इसलिए मैंने वैल्यू ऑफ इक्विटी ये फाइंड किया था। राइट? हाँ जी सर, राइट सर। चलिए, ये कौन सा एग्जाम्पल था आपका? एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये वाला एग्जाम्पल सेम ही है क्या जो अभी हमने 6 किया था? EBIT दिया है, सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं। डिबेंचर दिया है, उसकी वैल्यू दिया है, ओवरऑल कॉस्ट दिया है। सेम क्वेश्चन जो ये हमने गो थ्रू किया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखो जरा। सवाल नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोलता है? अगेन वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, कैपिटलाइजेशन रेट निकालो, ओवरऑल कैपिटल से वेरीफाई करो। EBIT दिया है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दिया है, ये भी दिया है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया। बस एक नया पॉइंट आ गया है कि अब जो कंपनी ने 1 लाख और एक्स्ट्रा डिबेंचर ला लिया, बोलता है वो भी क्या रेट से? 10%। तो क्या दिक्कत है? लाख रुपए से और डिबेंचर बढ़ जाएगा, बैच का कॉस्ट और बढ़ जाएगा, टोटल अब डिबेंचर की वैल्यू 5 लाख हो जाएंगे। सेम ही करना है, राइट? सो डन। 8वां क्वेश्चन भी सेम ही करना है जो ऐसा अभी आपने सीखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राइट? कहां पर आ जाइए? एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। सभी लोग हो एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। क्या बोला है सवाल ने? और देखो सवाल के अंदर KUDVG, मतलब समझो ये गियर्ड और अनगियर्ड वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये?
गियर्ड कंपनी और अनगियर्ड कंपनी से रिलेटेड क्या ये सवाल है। 3 अलग अलग सिनारियोज में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। तो 1 बाय 1 देखते क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 3 सिनारियो है या 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद आगे बात करेंगे। कैलकुलेट द WACC। सर क्या बच्चों वाला सवाल पूछा है? बेटा ठीक है, अभी समझ में आएगा बच्चों वाला है या नहीं है। ठीक है, क्या निकालना है आपने? WACC निकालना है क्या? हाँ जी सर। ABC कंपनी लिमिटेड हैज फाइनेंस इट्स प्रोजेक्ट विद 100% इक्विटी। 100% इक्विटी, 100 मतलब कि कोई भी इसके अंदर क्या नहीं होगा, डिबेंचर की कॉस्ट नहीं होगी। तो अगर क्या बोलता है, ABC कंपनी लिमिटेड फाइनेंस करती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ ये इक्विटी है क्या, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनगियर्ड कंपनी की पता चल गई क्या, कितनी है? 21%। आगे बोलता है दिस इज ऑल्सो द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, और बोलता है दिस इज ऑल्सो द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो यही उसका 100% वेट भी है बोलता है। तो अगर मान लो मैं अनगियर्ड कंपनी के लिए अगर WACC निकाल कर दूं अनगियर्ड कंपनी के लिए, तो ऑब्वियस है पूरा का पूरा ये कॉस्ट ऑफ अनगियर्ड कंपनी इनटू वेट ऑफ अगर मैं अनगियर्ड कंपनी के अंदर करूं तो पूरा 100% इक्विटी का ही वेट है क्या? हाँ जी सर। तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कितना आएगा? सेम ही आएगा। यानी पहले एक सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो आपका पहले सिचुएशन के अंदर अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है वेटेड निकालो कंपनी के लिए, तो अगर कंपनी क्या है, अनगियर्ड कंपनी है, 100% फाइनेंस अगर इक्विटी से है तो कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट भी तो उतना ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि पैसा तो बटा ही नहीं डेब्ट और इक्विटी में। दूसरे सिनारियो पर आओ, क्या बोलता है, XYZ अनदर कंपनी, अब ये दूसरी कंपनी है बोलता है XYZ, राइट। XYZ क्या है? अनदर कंपनी आइडेंटिकल टू द ABC लिमिटेड, है ABC जैसी ही, हैज फाइनेंस इट्स ओन या फिर इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर विथ 2:1। ओह, यानी कि इन्होंने जो सेकंड वाली कंपनी है, मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, पहली कंपनी डन हो चुकी है, यहां पर हमारा WACC कितना आया था? 21% आया था। अब सेकंड वाले कंपनी के लिए बात चल रही है कि सेकंड वाले कंपनी के अंदर आप लोगों को बोलता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है कितना? 2:1। तो अगर मैं वेट की बात करूं तो 0.67 का वेट करेक्ट डेब्ट के पास है और 0.33 इक्विटी के पास है, यही है। लेकिन मैं जब तक ये नहीं निकाल सकता, मेरे को ये तो पता है कॉस्ट ऑफ जो अनगियर्ड कंपनी के अंदर जो इक्विटी की वैल्यू होती थी या कॉस्ट होती थी वो तो पता है, लेकिन मेरे को डेब्ट का नहीं पता ना। और जब तक कि मुझे गियर्ड कंपनी के अंदर का क्या नहीं पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ब्याज का परसेंटेज दिया गया यहाँ पर, अच्छा नीचे में दिया है, KD भी दिया है, लेकिन मुझे KG निकालना पड़ेगा ना। KG क्या सर? KG मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी, ये पता करना पड़ेगा। तो देखो मैंने आप लोगों को KG के निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया है ऑलरेडी, करेक्ट। आ जाओ अपने फॉर्मूले के नोट्स पर। मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी लिखवाया एक फॉर्मूला, जहां पर आप KG की वैल्यू फाइंड करते हो। सर कहां लिखवाया है जरा देखो, क्या यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे? यस सर। कैसे करेंगे? क्या आपको कॉस्ट ऑफ अनगियर्ड कंपनी दिया, हमें KG निकालना है, ठीक है। सेम एग्जांपल ये मैं यहां पर सॉल्व करके दे रहा हूं आप लोगों को। ये एग्जांपल था आपके सामने, KU अपने को पता है, जो पता है हम लिखते हुए चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ अनगियर्ड कंपनी कितना था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनगियर्ड कंपनी कितना था आपके पास, कितना था? 21% का, करेक्ट। इसको मैं 0.21 लिख रहा हूं 21% को, प्लस कॉस्ट ऑफ अनगियर्ड इक्विटी इन अनगियर्ड कंपनी 0.21 है, लेकिन डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है? 0.14, 14% है क्या? और जो मेरा वेट है, वेट, ठीक है, तो मेरा टोटल डिबेंचर का वेट कितना है? 2, जबकि मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है गियर्ड कंपनी के अंदर? अगर टोटल मेरा 2:1 है तो उसमें से 2 हिस्से अगर मेरे किसके हैं, 2 हिस्से किसके हैं? डेब्ट के। तो पक्की बात है एक हिस्सा ही तो इक्विटी का होगा, 2:1 था। तो ये VEG का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी या फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी। तो 2:1 है, मतलब एक हिस्सा था। करो इसको सिंप्लीफाई, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी पता चल जाएगा। 0.7 इंटू 2, तो KG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 0.21 प्लस ये 21 है, प्लस
7 दूनी 14 मतलब 0.14 यानी 21% प्लस 14%, इट मीन्स 35% कॉस्ट ऑफ गियर्ड वो निकलता है इक्विटी इन गियर्ड कंपनी। केजी कितना निकल गया आपका 35%, मतलब कि आपको क्या पता चल गया, आ जाओ इधर वापस, आपको केजी पता चल गया क्या 35% है, जबकि केडी कितना था आपके पास, केडी कितना था 14%। नाउ अब दोनों पता है तो क्या डब्ल्यूएसीसी निकाला जा सकता है? हाँ जी सर। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट कितना था 0.33 प्लस ये था डिबेंचर 14, वेट कितना था 0.67, तो कर लो सॉल्व, 35 इंटू 0.33 कितना आता है 11.67 और 14 इंटू 0.6 तो ये 9.33, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 11.67, तो ये 21% आता है क्या? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आता है 21%। कौन से केस में? सेकेंड केस में। तो यहाँ पर डब्ल्यूएसीसी आया था 21% और यहाँ पर आया था आपका 21%, दोनों भी केस में सेम ही आया था, लेकिन यहाँ पर आपको केजी निकाल के दिखाना था 35%, तब तक ये तो डब्ल्यूएसीसी निकल ही नहीं पाएगा। तो होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया क्या करना था और कैसे सॉल्व करना था। चलिए, सो ये निकल चुका है दोनों का आंसर। एक बार मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। यहाँ पर जो पहले केस के अंदर क्या हुआ था कि जो एबीसी कंपनी है उसकी 100% फाइनेंस कैसे होती है? इक्विटी से। इसका मतलब ये कंपनी कैसी कंपनी है? अनगियर्ड कंपनी है। और अनगियर्ड कंपनी के अंदर डिबेंचर की कॉस्ट हो सकती है क्या? नो। तो अगर मुझे अनगियर्ड कंपनी के लिए सपोज करो डब्ल्यूएसीसी निकालना भी होता तो डब्ल्यूएसीसी कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इनटू वेट ऑफ डिबेंचर, और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर अगर जब आप सॉल्व करने जाओगे तो वेट भी 0 था और डिबेंचर की कॉस्ट भी 0 थी, और ये था 21 और वेट था 100%। तो पहले वाले केस में तो 21% डब्ल्यूएसीसी आ गया आपका। अब सेकेंड वाले केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये है गियर्ड कंपनी। ये कैसी कंपनी? गियर्ड, मतलब यहाँ डेब्ट और इक्विटी दोनों है। तो मेरे पास डेब्ट की कॉस्ट तो दी है, मतलब मैं फिर से अगर डब्ल्यूएसीसी निकालने के लिए अगर जाता हूँ तो मेरे पास 14% का कॉस्ट ऑफ डिबेंचर तो दिया है, लेकिन इसका पहले वेट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड दो प्लस मेरे को कॉस्ट ऑफ क्या चाहिए? गियर्ड इक्विटी चाहिए। दो चीज चाहिए रहता है, एक तो केडी और दूसरा के जी। अब मैं के जी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ मुझे इक्विटी चाहिए गियर्ड कंपनी के लिए, इसलिए मैं के जी बोल रहा हूं, करेक्ट। और इनका क्या चाहिए मुझे? वेट ऑफ डिबेंचर और इधर से भी वेट ऑफ इक्विटी। तो इनको मैं सिंप्लीफाइड करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? यहां का क्या पता चल जाएगा मुझे? WACC का परसेंट पता चल जाएगा। तो फिलहाल में ये 14% तो नोन है हमको, करेक्ट, और वेट भी नोन है। कितना है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो? 2:1, मतलब 0.67 वेट है किसका? डिबेंचर का। जबकि इक्विटी का वेट कितना है? अभी हमको ये इक्विटी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन वेट कितना है? 0.33। तो अभी हम कसरत शुरू करते हैं, ये केजी कैसे निकालेंगे? तो केजी मतलब हमको गियर्ड कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था, मतलब केजी निकालना था हमने। तो ये कैसे निकलता है? के यू प्लस आपका जो के यू माइनस आप लोगों का इसमें से क्या कर देंगे के डिबेंचर की कॉस्ट के डी इंटू इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? आपका जो भी डेब्ट का प्रपोर्शन था या जो भी डिबेंचर की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी, जिसको हम वीईजी बोलते हैं, राइट। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया था तो इसको आंसर कितना हमने लाया था? 35%। मतलब आपको क्या पता चल गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी। तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया और जस्ट इसका वेट निकाल दिया। तो इसका वेट कितना आया था? 14 का अगर मैं यहाँ वेट करूँ तो 14 इंटू 0.67 तो ये होता है 9.33 के आसपास आया था कुछ। और मैं 35 इंटू पॉइंट अगर 33 की बात करूँ तो ये लगभग आपका 11.67 के आसपास आया था। और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा 9.33%, मतलब कि कुल मिलाकर WACC यहाँ भी 21% आया था। तो ऐसा हम लोगों ने गो थ्रू किया था। चलिए बढ़ते आगे। और नेक्स्ट आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है। अगेन आप लोगों को कैलकुलेट द WACC, जो अभी मैंने आपको समझाया
बस सेम ही है, बस यहाँ पर अलग अलग अल्टरनेटिव्स के अंदर सॉल्व करने के लिए बोल सकता है। जैसे एक प्रोजेक्ट है जिसकी बोलता है XYZ स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट विद अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 लाख, यस सर, और बोलता है इट इज कंसिडरिंग द 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल। तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव क्या रहने वाले हैं, ऑप्शन रहने वाले, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3। ये पूरा का पूरा 100% इक्विटी है, मतलब कि ये अनगियर्ड कंपनी है। कैसी कंपनी है, अनगियर्ड, और बाकी दोनों कैसी कंपनी है, गियर्ड। और यहाँ पर डेप्ट इक्विटी का जो वेट है 0.50 है, जबकि यहाँ पर 0.25 और 0.75 है। क्या टोटल 4 हिस्से में से 1 हिस्सा डेप्ट का, 3 हिस्सा इक्विटी का, या दोनों के बराबर बराबर हिस्से थे। हाँ जी सर। और आगे बोलता है द एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश इनफ्लो एट द रेट 24%, 12 लाख ऑन द प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट पर आप लोगों को एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश इनफ्लो कितना होता है, बोलता है 24%, जो कि कितना है, 12 लाख है बोलता है। और इंटरेस्ट रेट मतलब कि केडी आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोगों को, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दिया है। तो आपको बताना क्या है, WACC निकाल के बताना है क्या। अगेन आपके पास डिबेंचर की तो कॉस्ट गिवन है, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा क्या। और जब तक कि आपका क्या नहीं निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकलेगा, तब तक कि आप क्या नहीं निकाल पाओगे, जब तक कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि के ही नहीं निकलेगा आप लोगों का, के ही या उसको केजी भी बोल दो तो भी चलेगा, तब तक कि आप क्या पता नहीं कर सकते, आप लोग क्या पता नहीं कर सकते, अपना WACC, क्योंकि दोनों चीज़ का होना ज़रूरी है। अब देखो मेरे को कहीं पर भी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया है, हमें कॉस्ट ऑफ यू नहीं दिया है, लेकिन क्या मैं ये पहले वाले अल्टरनेटिव से मतलब अनगियर्ड कंपनी की अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दूँ तो वही मेरा KU बन जाएगा। अगर मैं क्या करूं, कॉस्ट ऑफ ये जो अनगियर्ड कंपनी, अगर इसकी इक्विटी की कॉस्ट निकालूं, सर कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, जरा दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका होता है कि कितनी नेट इनकम है, ठीक है, नेट इनकम कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना था। तो टोटल वैल्यू को हम क्या करते हैं, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म नहीं, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, करेक्ट। तो मेरे पास इनकम के लिए तो सोर्स दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको मैंने आपको बकायदा प्रेजेंटेशन के साथ बनाते हुए चलता हूं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में सॉल्व करना और ज़्यादा क्या रहेगा आपके लिए, आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आप लोगों के नोट्स की तरफ, और 3 अलग अलग अल्टरनेटिव है, तो तीनों का कंपैरेटिव चार्ट बनाते हुए आप क्या करोगे, यहाँ पर शो करोगे, प्रेजेंटेशन दिखाओगे इसका। तो आपके पास कितने अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, 3, यस, कितने अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास, 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन है। क्या, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3, 3 अल्टरनेटिव है। और आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर बना के बताया है कि उसने, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, बोलता है पहले इसके अंदर 100% इक्विटी, दूसरे के अंदर 50-50% का रेशियो रहेगा, बोलता है क्या, जबकि उसके बाद में 25% और 25% और 75% का रेशियो रहेगा, बोलता है। हाँ जी सर। अब मुझे बताओ इक्विटी और डेप्ट को हम बांटेंगे कैसे, इक्विटी और डेप्ट कहाँ कितना आएगा, यहाँ तो पूरा 100% आएगा, ये तय है, लेकिन वो 100% की वैल्यू डिटरमाइन कैसे होंगी। तो चलो आ जाओ, हमको क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, हमको 12 लाख का गेन होने वाला है। क्या, कितने का, 12 लाख का गेन होने वाला है, जो कि मेरे टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहने वाली है उसका 24% है। ये मुझे क्या होने वाला है, द एस्टिमेटेड एनुअल, ठीक है, द स्टार्टेड विद द कैपिटल कॉस्ट, ये 5 लाख रुपए, यहाँ पर ना टाइपिंग एरर है, ये 5 लाख नहीं, ये 50 लाख होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखो 12 लाख डिवाइडेड बाय अगर आप 24% करते हैं तो आपको आपके टोटल की टोटल कॉस्ट पता चल जाती है, क्योंकि आप टोटल कॉस्ट का 24% कमा रहे हो ना। तो ये 5 लाख नहीं, ये कितना होना चाहिए था, 50 लाख। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक थी। तो आपको पता है कि टोटल प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है, 50 लाख लगने वाला है। और अगर 50 लाख लगने वाला है और अगर आप 100% पैसा इक्विटी से लाते हो तो पूरा पैसा इक्विटी से आ जाएगा, लेकिन अगर आप आधा आधा लाते हो तो 25 लाख इक्विटी से आएगा और 25 लाख डिबेंचर से आएगा। और अगर आप 25-75 करते हो तो फिर ये 12,50,000 इक्विटी से आएगा और 37,50,000 डिबेंचर से आएगा। इस तरीके से आप टोटल 50 लाख रुपए क्या कर रहे हो, रेस कर रहे हो, तीनों अलग अलग सरकमस्टांसेस के अंदर, करेक्ट, तीनों अलग अलग सरकमस्टांसेस या सिचुएशन के अंदर ये आपने टोटल अपनी कैपिटल को आइडेंटिफाई कर लिया।
चलो ये तो आपको पता चल गया कि कहाँ कितना इक्विटी है और कहाँ कितना डिबेंचर है, लेकिन आपके बिजनेस में आपको ईबीआईटी दिया हुआ है क्या? ईबीआईटी मतलब अर्निंग दिया है क्या? सर कहाँ दिया है बेटा? पढ़ो ये क्या लिखा है, द एस्टिमेट एनुअल नेट कैश फ्लो इज 24%। तो ये आपका नेट कैश का इनफ्लो है क्या? इतना 12 लाख ऑन द प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को 12 लाख का क्या दे दिया गया है? कैश का इनफ्लो दे दिया, जिसे हम क्या कंसिडर करते हैं? ईबीआईटी। तो आप लोगों को 12 लाख का क्या दे दिया है? ईबीआईटी। अब इसमें से एक कॉस्ट माइनस हो जाएंगी आपकी, कौन सी? ईबीआईटी में से पहले क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो पहले केस में तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे केस में ये 25 लाख का कितना परसेंट था ईबीआईटी परसेंटेज आपका? 15%। तो निकालो 25 लाख का 15% टैक्स कितना होता है? 3,75,000। कितना होता है? 3,75,000। और उसी तरीके से ये 37,50,000 का भी निकालो, 37,50,000 का भी 15% कितना होता है? 5,62,500। करेक्ट। तो ईबीआईटी में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो ईबीटी आ जाएगा क्या? देखो हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर जाना, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मुझे नेट इनकम चाहिए। तो मैं पहले नेट इनकम पता कर रहा हूं कि हमारी नेट इनकम कितनी है, क्योंकि जब तक ये नेट इनकम पता नहीं चलेंगे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? डब्ल्यूईसीसी के लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी चाहिए होता है, दोनों चाहिए होते हैं हमें। हाँ जी सर। तो ये कितना आ जाएगा? ईबीटी 12 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा? ये हो गया 25 मतलब कि 4, 8,25,000। करेक्ट। कितना? 8,25,000। और ये आ जाएगा आप लोगों का 6,37,500। करेक्ट। यस। अब क्या कोई टैक्स इसमें से माइनस होगा? नो, क्योंकि टैक्स का रेट ही नहीं गिवन है, तो माइनस होगा क्या? नो। तो कितना आ जाएगा? 12 लाख, 8,25,000 और 6,37,500 बराबर। एक जीरो ज्यादा हो गया लगता है। यस। अब इसमें से आपको ये क्या पता चल गया? ये आपका ईएटी पता चल गया क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है तो ये भी क्या होगा? नील। प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है तो यही आपका क्या बन गया? एनआई बन गया क्या? 12 लाख का नेट अर्निंग है या नेट इनकम है आपका, यहां पर 8,25,000 का, और यहां पर 6,37,500 का। क्या पता चल गया आपको? नेट अर्निंग। नाउ अब मुझे अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो निकल सकता है क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब केई। तो केई का फॉर्मूला क्या होता है? तो केई का फॉर्मूला होता है आपका एनआई डिवाइडेड बाई, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म बोलता हूं, वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलने के लिए यहां पर फर्म निकल जाता है, बट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है। तो मेरा एनआई कितना था? यहां पर मेरा एनआई कितना है? 12 लाख। राइट। जबकि मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी? यहां पर जरा देखो तो, ये आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला है क्या? हाँ जी सर। कितना? ये 50 लाख। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है यहां पर? 50 लाख। तो करो 12 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100। तो यहां पर आपका कितना कॉस्ट निकल गया? 24%। अच्छा यहां पर भी निकालो 8,25,000 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी आपकी? वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 25 लाख। तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 25, और इसके बाद वाले में 12.5 लाख करना। तो डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये 33%। और यहां पर भी आपका 6,37,500 डिवाइडेड बाय 12.5 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये 51%। लो जी कर लो बात, क्या निकल गई? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गई क्या? और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पता थी कि यहाँ कुछ नहीं थी, यहाँ 15% थी, यहाँ 15% थी। अब दोनों भी पता है तो क्या WACC निकाला जा सकता है? आराम से निकाला जा सकता है। यहाँ पर पूरा का पूरा 100% वेट इसी को था, यहाँ 0 वेट था। तो अगर मैं WACC यहीं के यहीं आपको निकाल के बता रहा हूँ, हालांकि आपने यहाँ बकायदा नीचे पूरा डिटेल में दिखाना है। तो यहाँ तो 24 + 0 कितना आ जाएगा? WACC 24। अच्छा यहाँ पर वेट कितना था? 0.50 का वेट था क्या? तो ये आ जाएगा आपका 16, 16.5 प्लस ये आ जाएगा कितना? 7.5। तो ये हो गया आपका 16 और 8, मतलब कि यहाँ भी 24 और यहाँ पर भी पॉइंट कितना था आपका वेट? आई गेस 25, और यहाँ पर 0.75।
तो कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं करूँगा तो 51 का 0.25 आ जाता है 12.27, सॉरी 12.75, और अगर मैं 15 का अगर इंटू करूँ 0.75% तो 11.25, तो कितना हो जाएगा 20। तो अगर आप नोटिस करते हो तो तीनों भी केसेस के अंदर हमारा WACC मतलब कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम आ रहा है क्या, क्यों आ रहा है सेम, क्या कारण है, क्योंकि हम कौन से अप्रोच से सॉल्व कर रहे थे, इसको हम कर रहे हैं MM अप्रोच से सॉल्व, राइट। और MM अप्रोच आप लोगों को ऐसा बीपी पॉइंट बताता है जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, सेम हो। तो ये जो सॉल्यूशन था आपका MM अप्रोच के अंदर का सॉल्यूशन था, राइट, जहां पर हम लोग WACC के बेसिस पर लेते हैं और जहां पर हमारा सारे सिचुएशन के अंदर जो KO रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा हर एक कंडीशन के अंदर, करेक्ट। तो होप आप लोगों को ये वाला भी सॉल्यूशन मतलब कि क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 10 आप लोगों को क्लियर है। बस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 11 अगेन अगर आप देखोगे तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, तो उसको मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, करेक्ट। बस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। MM के अंदर आप लोगों को करने बोला था, क्या दिया था, EBIT दिया था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, हालांकि स्ट्रक्चर बनाकर तो दिया नहीं है। अगर आप सिंपली अगर यहाँ पर निकालने जाते हो तो क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइड ही करना है सीधा सीधा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 12.5% कितना आ जाएगा, 8 लाख, खत्म। एग्जाम में आएगा क्या ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं एंटरटेन नहीं कर रहा था। सर पे क्यों कर दिया, कुछ बच्चे सोचते हैं ना फिर छोड़ दिया क्वेश्चन करके, इसलिए कर लेते हैं फिर हम लोग कभी कभी। चलो, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि WACC। तो WACC आपको कैलकुलेट करना है। आप लोगों को इक्विटी 30 लाख रुपए दिया है, डेप्ट 60 लाख दिया है। अच्छा, अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट कितना निकल जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 90 मतलब कि 0.33 और यहाँ पर 0.67, ये वेट निकल गया क्या। और हमारे पास डिबेंचर 16% है, तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 40%, तो 16 में से अगर मैं 40% पहले हटा दूं, माइनस कर दूं 16 का 40%, ठीक है, क्योंकि टैक्स माइनस करके हम लोग आफ्टर टैक्स कॉस्ट देंगे, तो 16 का 40% अगर हटा दूं तो कितना आता है 9.6। तो ये आपकी कॉस्ट आफ्टर टैक्स है क्या ये, राइट। और अगर मैं बिफोर टैक्स की बात करूं तो बिफोर टैक्स BT लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये 16 था और आफ्टर टैक्स 80 कितना है 9.6। अच्छा, इक्विटी को तो फर्क ही नहीं पड़ता टैक्स से, बोले हम पहले भी 24 लगेंगे बाद में भी 24 लगेंगे। तो अब आप दोनों कंडीशन के लिए WACC निकाल सकते हो क्या, बिफोर टैक्स कंडीशन के लिए भी और आफ्टर टैक्स कंडीशन के लिए भी। तो बिफोर के लिए निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना, और आफ्टर के लिए निकालना है तो इसको इंटू के साथ वेट के साथ मल्टीप्लाइड करना। तो अब कर पाओगे ये वाली भी बात, सिर्फ वही तो बताना था आपको। वेटेड दोनों भी सिचुएशन में आप लोगों को AT और BT दोनों भी कंडीशन में क्या बता देना था, WACC। अगेन ये दिस इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। नाउ अब पहुंच गए हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के पास, और आई गेस ये आपका लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है बट वो इतना रेलेवेंट नहीं है। फिर हम क्विकली कहाँ चलेंगे, आप लोगों के पेपर सेट की तरफ चलेंगे, करेक्ट। आई नो काफी लंबी क्लास हो रही है, आप लोग इसको क्लास को थोड़ा थोड़ा रोक के भी कर सकते हो, बट ठीक है, हम एक ही क्लास के अंदर भले 1.25-2 घंटे क्यों ना हो जाए, पूरा खत्म करने वाले अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम और एग्जाम में क्वेश्चन के साथ। चलिए क्विकली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राइट। क्या बोलता है क्वेश्चन बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल कंपनी दैट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो अब बोलता है फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल कंपनी की दैट इज ऑल फाइनेंस्ड एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कंपनी, मतलब आपको अनगियर्ड कंपनी की वैल्यू बता रहा है बोलता है, और बोलता है इफ इट रिप्लेस सम ऑफ इट्स इक्विटी विथ एन एडिशनल ऑफ 2 मिलियन ऑफ डेप्ट कैपिटल। और बोलता है अगर उसको बाद में हमने 2 लाख के साथ अगर क्या कर दिया, अगर यानी कि पहले अनगियर्ड की निकाल लो बोलता है, फिर बाद में 2 लाख का डिबेंचर 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, याद रखना। तो 20 लाख डिबेंचर हम इशू कर देंगे बोलता है, रिप्लेस कर देंगे इक्विटी, मतलब उतने से इक्विटी कम हो जाएंगे और डिबेंचर आ जाएंगे, तो हमारी कंपनी गियर्ड कंपनी बन जाएंगी। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे दोनों आंसर चाहता है,
गियर्ड कंपनी के लिए भी आंसर चाहता है और अनगियर्ड के लिए भी चाहता है, करेक्ट। अ कंपनी फाइनेंस्ड 20 लाख इक्विटी शेयर विद द मार्केट वैल्यू ऑफ 5 लाख, मतलब कंपनी की वो बता रहा है कि टोटल जो फाइनेंस्ड हुई है कितनी हुई है, 20 लाख इंटू कितना ही है, 5 रुपए। तो मतलब टोटल जो इक्विटी की वैल्यू दे रहा है वो कितना दे रहा है, तो 20 लाख इंटू कर दो, इंटू 5 रुपए, तो कितना आ जाता है, 1 करोड़। कितना आता है, 1 करोड़। और बोलता है डेप्ट विथ अ करंट मार्केट वैल्यू, और डेप्ट कितना है उनके पास, 4 मिलियन का, मतलब कि 40 लाख का, 40 लाख का। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों देखूं तो हमारे फर्म की वजह से टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ 40 लाख रुपीस। कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ 40 लाख रुपीस। और आपको टैक्स रेट दिया हुआ है क्या, द टैक्स रेट ऑन द कंपनी प्रॉफिट इज 16.5%। कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स कितना लगेगा, 16.5% का टैक्स लगेगा, करेक्ट। क्वेश्चन समाप्त। तो चले सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। होप गिवन इंफॉर्मेशन आपको पता है। सबसे पहले हम लोगों ने अनगियर्ड कंपनी के लिए वैल्यूएशन करना है। अनगियर्ड कंपनी का निकल जाएगा तो फिर गियर्ड कंपनी के लिए करेंगे। तो चलो मैं उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ अनगियर्ड कंपनी। पहले हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, अनगियर्ड कंपनी के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। किसके लिए, अनगियर्ड कंपनी के लिए। तो देखो अनगियर्ड कंपनी की वैल्यू कैसे निकलती है। अगर मैं वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी की बात करूं तो आप इसको कैसे पता कर सकते हो, तो वैल्यू ऑफ जो भी गियर्ड कंपनी आएगी। अच्छा गियर्ड क्या मतलब, क्या होता है, जिसके अंदर डेप्ट इक्विटी दोनों हो, जिसके अंदर डेप्ट इक्विटी दोनों हो। तो वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी में से अगर मैं डेप्ट की वैल्यू को माइनस कर दूं तो क्या मुझे वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी पता चल जाएगा, राइट। क्या पता चल जाएगा, वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी पता चल जाएगा। तो उसके लिए यार मुझे अब ये समझना पड़ेगा वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी कितनी है। जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्वेश्चन में कुछ आपको गिवन था क्या, कुछ मार्केट वैल्यू दी है क्या, यस सर दी है ना। क्या आपको दी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी। ठीक है, आपको एक कंपनी का डाटा दिया था, बोलता है कि कंपनी ने 20 लाख शेयर इशू किया था 5 रुपए के भाव से, यानी कि 1 करोड़ रुपए के। तो ये इक्विटी है क्या, और इसी कंपनी ने क्या भी इशू किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। तो एक कंपनी है जिसने क्या किया है, इक्विटी 1 करोड़ के इशू किया है, और डेप्ट कितने के इशू किया है, 40 लाख के। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपीस की वैल्यू निकलेगी इस कंपनी की। मतलब आपको क्या पता चल गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी पता चल चुका है। उसके अलावा वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी पता चल चुका है, राइट। कितना, 40 लाख का। उसके अलावा आपको ये दोनों डेटा मिलने के बाद टैक्स रेट भी दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपके पास, टैक्स रेट। ठीक है, तो टी कितना दिया गया है आपको, 16.5%। टैक्स रेट कितना आपके पास, 16.5%। तो अगर मुझे क्या निकालना हो, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी, ये VEG है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इन तो यहां से मैं डेप्ट माइनस करूंगा। बट ध्यान देना ये डेप्ट आपका कैसा होना चाहिए, ये डेप्ट होना चाहिए आपका आफ्टर टैक्स को कंसीडर्ड करने के बाद। मतलब कि आप लोगों का अगर 40 लाख का क्या है, आपको ये जो 40 लाख का डिबेंचर है, तो ये डिबेंचर पर क्या टैक्स मतलब टैक्स से होता है, कितना टैक्स से होता है, तो उसको मल्टीप्लाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि डिबेंचर पर टैक्स कितना सेव होता है। तो आपको यहाँ पर डिबेंचर का टैक्स सेविंग वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि उतने आपका क्या बचाता है, वो टैक्स बचाता है। तो हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी पता थी, हमको कितनी थी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इन अनगियर्ड कंपनी कितनी थी हमारे पास, 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख बोलता हूं, 1 करोड़ रुपए। मुझे क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी।
हमें वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, अनगियर्ड कंपनी के हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू निकालना सबसे पहले, करेक्ट। तो देखो अनगियर्ड का मतलब क्या, इसमें डेप्ट इंक्लूड नहीं है, मतलब ये ओनली एंड ओनली इक्विटी से निकलाऊंगा। तो मुझे टोटल ऐसी कंपनी की वैल्यू पता है क्या जो गियर्ड है? हाँ। कैसे सर, कहाँ पता है? ये 1 करोड़ और ये 40 लाख दोनों मिला दूं तो मुझे टोटल गियर्ड कंपनी की वैल्यू मिल गई क्या? तो मेरे गियर्ड कंपनी की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी कितनी है मेरे पास? 1 करोड़ 40 लाख, राइट। अच्छा, यानी कि इसके अंदर दोनों बातें जुड़ी हुई है क्या? इसके अंदर आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी इन गियर्ड कंपनी भी जुड़ा है, प्लस डिवेंचर भी जुड़ा हुआ है जो गियर्ड कंपनी के अंदर होता है। अगर मान लो ये कंपनी के अंदर डेप्ट नहीं होता, ये जो मैं बोल रहा हूं वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी, इसके अंदर अगर डेप्ट नहीं होता तो वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी और वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी दोनों भी सेम ही होते क्या? करेक्ट, दोनों भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस किस वजह से अराइज हो रहा है? डिबेंचर की वजह से। और ये जो डिबेंचर रेस करते हैं ना, इसका फायदा हमको हमारी अर्निंग पर पड़ता है, वो भी टैक्स सेविंग के लिए। तो मुझे जितना, क्योंकि उतना सेविंग अगर टैक्स की वजह से हो रहा है, मतलब उतना मेरा वैल्यू क्या होता है, डिबेंचर की वजह से मेरा जो वैल्यूएशन है फर्म का या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट करता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनीज से जितना भी मेरा टैक्स सेव हुआ है, टैक्स सेविंग ऑन डिबेंचर, बिकॉज ऑफ डिबेंचर की अमाउंट की वजह से जितना भी पोर्शन मेरा क्या हुआ है, सेव हुआ है। देखो यहां पर कुछ लिखा है आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर, कहां है क्वेश्चन? ये लास्ट लाइन पढ़ो, द टैक्स रेट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट इज 16.5%। तो जो भी हमारा डेप्ट रहा होगा, उस डेप्ट का जो भी इंटरेस्ट जनरेट होता होगा, उसका 16.5% टैक्स लगने वाला था, ठीक है, सॉरी टैक्स बचने वाला था। तो वही फैक्टर हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि डिबेंचर की अमाउंट को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं किससे? टैक्स से। तो आपका डी इंटू टी करना है, तो डी कितना है हमारे पास? डिबेंचर की अमाउंट हमें पता है क्या? यस सर पता है, कितनी? 40 लाख, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट टैक्स था उस पर? 16.5%। तो कितना आ जाएगा? ये क्या निकला? ये निकला डेप्ट इनटू टैक्स रेट, डेप्ट इनटू टैक्स रेट। तो इसको जब मैंने सिंपलीफाइड किया तो टोटल हमारे गियर्ड कंपनी की वैल्यू थी 1 करोड़ 40 लाख, और उसमें से माइनस कर दिया गया 6,60,000। तो हमें क्या पता चल गया? वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी 13 लाख, सॉरी 1 करोड़ 33 लाख 40,000 रुपीज। क्या पता चल गया हमें? वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी पता चल गया। और यहां पर जो 6,60,000 है वो इस वजह से सेव हो रहे हैं उनको, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने डिबेंचर इशू किया था, लेकिन अनगियर्ड कंपनी को तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने उतना बेनिफिट वहां से कम कर दिया और वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी हमने फाइंड कर लिया, करेक्ट। अब दूसरा चलते हैं, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी भी निकालना था क्या? सेकेंड पार्ट क्या निकालना था? वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? गियर्ड कंपनी। अब वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी कैसे निकलेंगे? ऑब्वियस है, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी कैसे निकलेंगे? तो वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल टू, अगर हमें वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी पता चल गई है तो उसमें वापस में वो टैक्स वाले फैक्टर को ऐड कर दूंगा, डी इंटू टी, ठीक है। तो अगर मेरे कंपनी के अंदर डिबेंचर नहीं होता तो 1 करोड़ 33 लाख 40,000 की वैल्यू आ रही थी क्या? और अगर मैं डेट रेस करूं तो मेरे कंपनी के अंदर टोटल डेट कितना है? तो आ जाओ 1 मिनट क्वेश्चन पे, डेट की अमाउंट कितनी थी? टोटल मिला के हमारे पास कंपनी के अंदर बोलता है इफ इट इज रिप्लेस सम ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल विद एन एडिशनल 20 मिलियन, मतलब कि 20 मिलियन मतलब 20 लाख, 40 लाख तो ऑलरेडी पहले से था ही हमारे पास, ठीक है। और एडिशनल कितना आ जाएगा बोलता है? और कितना आ जाएगा बोलता है? 20 मिलियन और आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर, सॉरी 20 लाख मतलब 2 मिलियन और आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना डेप्ट हो रहा है? अगर मैं टोटल डेट की बात करूं तो हमारे पास टोटल मिला के डेट कितना होता है? तो 20 लाख प्लस 40 लाख मतलब कि 60 लाख का डेट होता है क्या? और ये 60 लाख का डेट इनटू टैक्स रेट कितना है? 16.5%। तो करो इसका 16.5% कितना होता है? 60 लाख का 9,90,000
तो इसकी वैल्यू आती है 9,90,000। तो ऐड कर दो 1,33,40,000 प्लस 9,90,000, तो 1,43,30,000। अच्छा, गियर्ड कंपनी की वैल्यू को मैं और एक तरीके से निकाल सकता था। कैसे? हमारे पास पहले से वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी पहले से पता थी कि 1,40,00,000 रुपीज है, ये पहले से पता था क्या? और हमने क्या नए और डेप्ट लाए क्या अपने पास? कितने डेप्ट हमने और लाए? 20 लाख के। और उस पर टैक्स हमारा जो बेनिफिट मिलता है वो कितना मिलता है? तो 20 लाख का उतना मैं और वैल्यू ऐड कर दूंगा। कितना? 20 लाख का 16.5% निकाल दो। जो भी वैल्यू आएगा उतना वैल्यू और ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी है नए 2 लाख डिबेंचर 2 मिलियन डिबेंचर आने के बाद कितने होंगे। ये भी एक दूसरा तरीका था। कितना था? 3,30,000। तो ऐड होके ये भी कितना हो जाता? 1,43,30,000। करेक्ट, ये आपका निकल जाता। तो अल्टरनेटिव तरीका भी था डायरेक्ट वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी के अंदर, यानी कि सीधा सीधा आपके पास जो ये था, क्योंकि इसके अंदर तो पुराने 4 लाख ऑलरेडी जुड़े हुए थे ना, 40 लाख, 4 लाख नहीं, पुराने 40 लाख ऑलरेडी जुड़े थे और नए डिबेंचर कितने आए थे? 20 लाख के। मल्टीप्लाई कर देते टैक्स रेट के साथ तो भी आ जाता। ये पूरा इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। करेक्ट, तो दोनों अल्टरनेटिव तरीके से आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा। करेक्ट, सो दिस इज अबाउट द गियर्ड एंड द अनगियर्ड कंपनी का वैल्यूएशन। राइट, तो यहां पर हमारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? एंड एक आखिरी प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों का बीटा से रिलेटेड है एंड ऑल दो ये सेम है आप लोगों का जो आप आईएपीएम के अंदर पढ़ते हो, ये सेम चीज आप आईएपीएम के अंदर मॉड्यूल नंबर 3 एंड 4 के अंदर पोर्टफोलियो का जो रिस्क एंड जो रिटर्न होता है वहां सीखते हो। तो इसलिए मैं इसको यहाँ एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भी आईएपीएम की हमारी क्लास देख रखी है उसके अंदर ये कैलकुलेशन बीटा अल्फा ऑलरेडी वहां पर डन करवाया गया है। राइट, तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का जो पीएफ के सारे क्वेश्चन थे हमने क्या कर लिए हैं? मॉड्यूल 3 के गो थ्रू कर लिए। अब बारी है किसकी? कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को गो थ्रू करने की और ये आइडेंटिफाई करने की क्या हमने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट क्वांटम है या नहीं एग्जाम में आने के लिए। चलिए, तो ये मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन पेपर के सेट की तरफ आ चुका हूँ। विंटर 2022 का क्वेश्चन पेपर है आपके पास। राइट, और अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर को देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाता हूँ मैं। एंड तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा था? ये पूछा था आप लोगों को क्वेश्चन, क्या बोला था? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्म पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। ईबीआईटी दिया है क्या और इंटरेस्ट दिया है क्या? अच्छा, इंटरेस्ट दिया है 75,000 जो कि 15% है। तो क्या यहाँ से आप डेप्ट की अमाउंट फाइंड कर सकते हो क्या? 75,000 डिवाइडेड बाय 15%, मतलब 5 लाख का डेट रहा होगा क्या? डिबेंचर की अमाउंट 5 लाख रही होंगी क्या? हाँ जी सर। और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के भी दिया हुआ है क्या? कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है क्या? तो आपको एनओआई अप्रोच से निकालना है। एनओआई अप्रोच से क्या निकालना है आपने? एनओआई अप्रोच से आपने दोनों फर्म की वैल्यू निकालना है। तो आपके पास ईबीआईटी गिवन है क्या? ईबीआईटी जरा देखो, ईबीआईटी यस, और ईबीआईटी गिवन है। और क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है? हाँ जी सर। तो 2,25,000 डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। ओ सर वो तो दिया नहीं है, बट क्या हमारे पास डिबेंचर की कॉस्ट और इक्विटी की कॉस्ट गिवन है? तो क्या हम केओ निकाल सकते हैं? यस और नो? निकाल सकते नहीं निकाल सकते? सर निकाल तो सकते हैं लेकिन उसके लिए वेटेज पता होना चाहिए। जब तक ये वेटेज पता नहीं होगा सर कैसे पता चलेगा? ओह तकलीफ आ गई। अगर हमें वेटेज नहीं पता, ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दिया है मान लिया, वेट ऑफ डिबेंचर कहाँ दिया है सर? हमें ये तो नहीं पता ना। ये पता है 5 लाख का है, लेकिन जब तक ये वैल्यू ऑफ फर्म नहीं निकलेंगे तब तक ये कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल ईबीआईटी डिवाइडेड बाय जो केओ था वहाँ से जो हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालते थे वो यहाँ पर निकालना पॉसिबल है क्या? नो, वो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? हमारे पास एक और रास्ता हो सकता है कि मैं इक्विटी की वैल्यू निकाल दूं। पहले डेप्ट की तो मिली गई है, तो इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों निकाल कर हम क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। राइट, और बाद में क्रॉस वेरीफाई करके भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इक्विटी के वैल्यूएशन के बारे में सोचना है। तो हमारे पास, मैं पहले पी के लिए फर्म के लिए बता रहा हूँ, पी के लिए बताऊंगा तो क्यू आप खुद ब खुद निकाल दोगे।
राइट। तो 2,25,000 ये EBIT था, यहाँ से 75,000 का अगर इंटरेस्ट माइनस हुआ, EBIT से इंटरेस्ट जाएगा तो EBT कितना आ जाएगा आपके पास 1,50,000, और इसमें से टैक्स गया आपका 50%, मतलब कि 75,000, तो ये आपकी नेट अर्निंग आ गई क्या। और अगर आप 75,000 नेट अर्निंग है और डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब KE अगर आपको दिया है 20%, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 20%, मतलब 3,75,000 ये क्या निकल गया आपका इक्विटी, जबकि डेब्ट कितना था 5 लाख। तो दोनों को अगर मैं देखूं तो दोनों का कितना आता है 8,75,000। चलो अब मुझे दोनों की वैल्यू पता है, तो क्या अब मेरा KO निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। निकालो KO कितना आता है। तो KO कैसे निकल जाएगा आपका, मैं थोड़ा यहाँ नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर KO की वैल्यू। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, करेक्ट। तो मैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 15% यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर मैं आफ्टर टैक्स लूँ तो 7.5% आएगा क्या। अगर मैं आफ्टर टैक्स लेता हूँ 15 में से अगर 50% माइनस कर दूँ तो 7.5% आएगा। और मुझे वेट ऑफ डिबेंचर लेना है, तो टोटल 5 लाख का डिबेंचर है, जबकि टोटल वेट कितना था 8,75,000, दोनों का मिला के टोटल वेट इतना ही निकला था। प्लस इक्विटी कितना था 20, और 3,75,000 डिवाइडेड बाय 8,75,000, राइट। चलो तो अब दोनों का हम वेट निकाल देते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 8,75,000 इंटू 7.5, तो ये आ जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 4.29%, प्लस 3,75,000 डिवाइडेड बाय 8,75,000 इंटू 20, तो ये लगभग आ जाता है आपका 8.57%, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आ जाता है 12.86% अप्रोक्सीमेटली, राइट। ये क्या पता चल गई आपको, KO पता चल गया क्या WACC से। और नाउ अब मेरा ये निकल सकता है क्या 2,25,000 डिवाइडेड बाय 12.86, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 12.86%, तो कितना आ रहा है 17 लाख, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 12.86%, तो 17,49,611। तो अगर हम बात करें कि हमारा, अगर हम लोग यहाँ पर देखो टैक्स को कंसीडर्ड किया है हमने, राइट, तो इतना वैल्यू आ रहा है। अच्छा अगर मान लो 1 मिनट के लिए बस हम मान के चलते कि हम ये पूरा 15% ही लेते, टैक्स माइनस नहीं करते, तो हमारा कितना वैल्यू आता है, ये भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 8,75,000 इंटू 15, तो ये भी आता है आपका 8.57, और 8.57 दोनों प्लस हो जाते, तो ये होता 17.14। तो अगर मैं 2,25,000 को 17.14% अगर इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करूं, तो ये आता आपका लगभग 13,12,718, ठीक है। तो एक हमारा वैल्यू ऑफ फर्म निकल रहा है बिफोर टैक्स वाले कंडीशन में, एक आफ्टर। सर वैसे एग्जाम में क्या करना चाहिए, अगर हमें जब भी WACC लेते हैं तो जनरली हम लोग आफ्टर टैक्स वाला ही लेते हैं, मतलब टैक्स काटने के बाद जो वैल्यू बचती है ना, जैसे यहाँ 7.5 हमने जो पहले केस में लिया था, तो जनरली हमने उस तरीके से क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। तो आपको पूछा क्या था, विच ऑफ द टू फर्म हैज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अंडर NOI अप्रोच। तो जिसका भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा, यानी कि हमारा उसका जो फर्म का वैल्यू है वो क्या होगा, उतना ज़्यादा आना चाहिए। 2,25,000, तो जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा उतना फर्म का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो देखना पड़ेगा, अभी मैंने एक के लिए वैल्यू निकाला है, आपने अब दूसरे के लिए कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पर अब इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं है, तो बस इंटरेस्ट की जगह कोई नहीं आएगा, सीधा अब यहाँ पर 2,25,000 डिवाइडेड बाई 20%, तो 11,25,000 आपकी इक्विटी की वैल्यू निकल गई, करेक्ट। और इक्विटी की अगर आपको वैल्यू पता चल चुकी है, अच्छा इसके अंदर तो सीधा ही निकल सकता है क्योंकि डिबेंचर तो वैसे भी है ही नहीं, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा, डिबेंचर तो 0% है, तो 15 लाख ही होना चाहिए। तो 2,25,000 डिवाइडेड बाई 15%, मतलब कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए 15 लाख रुपए। सेकेंड वाली की कितनी आनी चाहिए, 15 लाख रुपए वैल्यू आनी चाहिए फर्म की, क्यू की, और इसकी कितनी आनी चाहिए थी, 17,49,600 समथिंग। मतलब कौन से अप्रोच में, मतलब कौन से फर्म की ज़्यादा वैल्यू आ रही है,
पहले वाले की। इसका मतलब आपने डेब्ट और इक्विटी के साथ जाना, ज़्यादा आपके लिए सही स्ट्रक्चर रहेगा, आपने ये आंसर देना था। चलिए, सो ये जो क्वेश्चन गिवन था आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं था, तो आपके पास दो तरीका था। पहले तो आप या तो इक्विटी की वैल्यू निकाल दो और फिर वहां से WACC से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, या वहां से नहीं निकालना है तो जो NI अप्रोच से पहले आपका क्या निकाल दो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आया है, तो आपने NI अप्रोच के हिसाब से अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया। नाउ अब ये NI के हिसाब से तो हमें जो आपका फर्म P है वो ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, लेकिन NOI अप्रोच से अगर हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना हो तो EBIT डिवाइडेड बाय KO करना पड़ता है क्या। तो अगर मैं 2,25,000 डिवाइडेड बाय कितना करूँ, यहाँ पर कितना था आपका 25.71%, और यहाँ पर अगर मैं 2,25,000 डिवाइडेड बाय 40% करूँ तो एज पर NOI हमारा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कितना आना चाहिए, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 40% करता हूँ तो यह आता है 5,62,500, और 2,25,000 डिवाइडेड बाय 25 पॉइंट कितना था ये 7.1%, तो ये वही सेम आपको डेटा मिलेगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। 8,75,000 के आसपास, ये राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, तो ये क्योंकि हमने यहीं से तो इसी तो वैल्यू ऑफ फर्म का इस्तेमाल करके रेट निकाला, अगर मैं वापस यही रेट को यूज करूंगा तो वापस हमें जो यही वैल्यू पता चलेंगी, राइट। तो आपके पास ये एक तरीका था, और दूसरा एक्चुअली तरीका होता है हमारे पास NOI अप्रोच के अंदर WACC, ठीक है। अगर एक तरीका होता है जहां पर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली क्या नहीं गिवन था, अगर NOI अप्रोच से पूछ रहा है तो उसने क्वेश्चन के अंदर क्या देना चाहिए, यहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना चाहिए। जब तक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देगा नहीं तब तक हमारे लिए क्या नहीं पॉसिबल था, कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है, क्या, कि दोनों कंपनी बिलोंगिंग टू द होमोजेनियस रिस्क क्लास। तो होमोजेनियस रिस्क क्लास का मतलब ही क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि दोनों के अंदर जो कंपनी के अंदर जो रिस्क वाली कैपेसिटी है, मतलब इसका हमारे हालांकि कैलकुलेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, बस फर्क इतना है कि इस होमोजेनियस कंपनी है, मतलब ये जो हर रिस्पेक्ट में, मतलब कि जैसे यहाँ डेप्ट नहीं है, बाकी उसके अलावा हर रिस्पेक्ट में सेम रहेगा। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20, तो हमने तो वही किया था, दोनों के लिए सेम लिया था, बस डिबेंचर नहीं था यहाँ पर, करेक्ट। तो ये जो आप लोगों के साथ सॉल्यूशन यहाँ पर शेयर किया गया है, आपको ये सॉल्यूशन क्या करना होगा, इसके लिए प्रिपेयर करना होगा और बताना पड़ेगा कि डेब्ट इक्विटी जो आपका मिक्स है ये आपके लिए ज़्यादा, विच टू फर्म हैज़ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो फर्म AP हैज़ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। समर 2023 का पेपर था, अगेन यहाँ पर गो थ्रू कर लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन सेम क्वेश्चन पूछा है क्या, मतलब बस नाम बदल दिया है, रेट दे दिया है, और यहाँ पर सेम डेटा भी सेम है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डेटा ही क्या आपका पहले देखो अब, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर में आंसर को चेंज किया है, वो तो नाम बदला है, L और V कर दिया फर्म का नाम, और बोलता है द टू फर्म आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द कंपनी L हैज अ डिबेंचर, द वैल्यूएशन ऑफ टू फर्म एज पर द NI अप्रोच। कौन से इससे निकालो बोलता है, NI से निकालो बोलता है। तो पहले जैसा भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, पहले NI से पूरा कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है ना, और फिर बाद में बोलता है कि ठीक है NOI अप्रोच से वैल्यूएशन करके बता दो कि कौन सा ऑप्टिमल है। तो पहले NI से वैल्यूएशन कर लेंगे, वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी, और फिर उसके बाद वो पता करने के बाद आप NOI अप्रोच यूज कर सकते हो। हालांकि NOI अप्रोच यूज करने के लिए आपके पास एक और तरीका होता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो WACC के बेसिस पर भी निकलता है, और वहां वैल्यू डिफर करेंगी फिर, करेक्ट। किसके बेसिस पर भी निकलता है, WACC के बेसिस पर भी निकलता है। अगर आपके पास समय बचा, ध्यान से सुनो, अगर समय बचा आपके पास तो ही आप ये WACC की तरफ जाने का। NOI अप्रोच के अंदर अगर मैं WACC से जाता तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, जो इसके पहले मैं P और Q वाला क्वेश्चन करवा रहा था, 3,75,000 की इक्विटी थी, जबकि 5 लाख की क्या थी, जबकि 5 लाख की क्या थी, डेप्ट थी क्या। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 8,75,000। अगर मैं क्या करूं, अपना WACC अगर निकालूं फर्म
पी के लिए तो कितना आ जाता, ये था 20% और ये था आपका कितना, आई गेस 15%। तो अगर मैं वेट निकाल कर मल्टीप्लाइड करूँ दोनों का तो कितना आना चाहिए था, 3,75,000 डिवाइडेड बाई 8,75,000 इंटू 20%, मतलब कि ये आ जाता आपका 8.57%। और फिर से 5 लाख डिवाइडेड बाई 8,75,000 इंटू 15, तो ये आ जाता आपका अगेन 8.75%। यानी दोनों की इसमें भी सिमिलर और दोनों को ऐड कर देता तो ये लगभग 17.14% आता। अगर मैं WACC अप्रोच से अगर क्या निकालूं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर सेम सेकंड कंपनी के अंदर अगर मैं देखूं तो सेकंड कंपनी के अंदर 5,62,000 पूरा इक्विटी था और डिबेंचर कितना था 0, तो इसका कॉस्ट कितना था 20% और इसका कितना था 0%, क्योंकि था ही नहीं इसलिए 0। वैसे तो था 15% लेकिन वेट तो 0 ही आएगा और इसका 100%, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा 20। और अगर आप इस WACC टेक्निक से अगर निकालते हो तो अब आपका EBIT डिवाइडेड बाय KO और EBIT डिवाइडेड बाय KO, तो EBIT कितना था 2,25,000 डिवाइडेड बाय 17.14%। और यहाँ पर भी अगर आप करोगे 2,25,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो कितना आना चाहिए 2,25,000 डिवाइडेड बाय 17.14%, तो ये 13,12,718 के आसपास आता। जबकि 2,25,000 डिवाइडेड बाय 20% करते तो 11,25,000 आता। यानी कि अगर आप WACC से भी जाओगे तो भी फर्म बी का ही आपको स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो ये वाले ऑप्शन से ही कर लो, अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आपने ये और WACC निकाल कर ये सारा तामझाम करके फिर एक बार और कैलकुलेट करके बताना, इफ अगर आपके पास समय बचता है तो। और समय डेफिनेटली बचता है आपके पास, ठीक है। तो दोनों भी पेपर के अंदर आपने नोटिस किया सेम क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और एक क्वेश्चन कैसे पूछता है थ्योरेटिकल, करेक्ट। अच्छा, हमारे पास एक और पेपर है आपका, इसके अंदर भी देख लेते एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोगों का, कैश फ्लो, ये स्वैप एंड एक्सचेंज, ये तो आपके मॉड्यूल 4 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का है आपका मॉड्यूल 4 का है, 3 का नहीं है ये क्वेश्चन। पीएफ का ही पेपर है कि किसका है, यस नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर XYZ क्या दिया हुआ है आपको, अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी, व्हाट मस्ट बी द एक्सचेंज रेशियो, ये उसका ही क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं आपका मर्जर एंड एक्विजिशन, मॉड्यूल 4 का है। और स्वैप रेशियो ये भी मर्जर एंड एक्विजिशन का है, ठीक है। मॉड्यूल 4 का क्वेश्चन है ये, मॉड्यूल 3 का नहीं है, तो इसको हम जब मॉड्यूल 4 करेंगे वहाँ इंटरप्रेट करेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर इन डिटेल मैंने आप लोगों के साथ मॉड्यूल नंबर 3 का क्या किया है, रिविजन किया है।